समय सागर जी महाराज की, नागपुर नगर गौरव निर्यापक मुनि शमन वीर सागर जी महाराज की। हे हंस वाहिनी माँ, हम सबको देना ज्ञान, ये दुनिया ज्ञान बिना ना देगी हमें सम्मान। हे हंस वाहिनी माँ, हम सबको देना ज्ञान, ये दुनिया ज्ञान बिना ना देगी हमें सम्मान। तुम ज्ञान की देवी हो, हम अज्ञानी है बड़े, तेरे चरणों में माँ ले ज्ञान की आस खड़े। इतनी शिक्षा देना, ले सही गलत पहचान, ये दुनिया ज्ञान बिना ना देगी हमें सम्मान। हे हंस वाहिनी माँ, हम सबको देना ज्ञान, ये दुनिया ज्ञान बिना ना देगी हमें सम्मान। हे हंस वाहिनी माँ, हम सबको देना ज्ञान, ये दुनिया ज्ञान बिना ना देगी हमें सम्मान। ये दुनिया ज्ञान बिना ना देगी हमें सम्मान। जय जिनेंद्र। नाश्ता सभी ने कर लिया है? हेलो, सभी का नाश्ता हो गया है तो मेरे ख्याल से अब आउटगोइंग बंद है, सिर्फ इनकमिंग चलेगी यहाँ से। सभी को सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी का विद्या ग्रेस एकेडमी में स्वागत है। लेकिन इसके पहले मैं एक जो महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, जो विगत दिनों 3-4 दिन पहले हम सबके साथी, हमारे दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य, पूर्व मंत्री, हम सबके प्यारे श्री शीतलचंद जी पूरचंद जी जैन, जिनका दुखद स्वर्गवास 3-4 दिन पहले हुआ है, उनकी आत्मा को निश्चित सद्गति मिली होगी, क्योंकि हमारे नागपुर नगर गौरव पूज्य मनीषी 108 वीर सागर जी का संबोधन उन्हें प्राप्त हुआ, तो निश्चित उन्हें सद्गति प्राप्त हुई होगी। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया अपने स्थान पर 2 मिनट खड़े रह करके उन्हें एक मौन श्रद्धांजलि समर्पित करें। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए चैतन्य चमत्कारी प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की, सूर्यनगर मंदिर में विराजमान मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान के जीवन समयसार आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की, नागपुर नगर गौरव निर्यापक श्रमण श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, नागपुर नगर में विराजमान समस्त आर्यिका संघ की, यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।
विद्या ग्रेस फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन जिन्हें सन 2022 में जिसकी स्थापना की गई, पूज्य आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से, पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी के प्रेरणा से, हम सबके पूज्य निर्यापक श्रमण श्री 108 वीर सागर जी के द्वारा जिसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ है, और उसके उपरांत इसी फाउंडेशन के थ्रू एक विद्या ग्रेस एकेडमी जो शुरू की जा रही है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और इस एकेडमी को बनाने का एकमात्र जो उद्देश्य है वह पूज्य निरापक श्रमण के अनुसार जो आज की बदलती दुनिया में जो शिक्षा को एक ऐसे माध्यम के रूप में विकसित करना है जो बच्चों को केवल पुस्तकों और कक्षाओं तक सीमित ना रखे, बच्चों को प्रकृति, समाज और उनकी आंतरिक क्षमताओं से जोड़ना इस नई शिक्षा प्रणाली का आधार है। यह पावन प्रेरणा हमें हमारे पूज्य निर्यापक श्रवण श्री 108 वीर सागर जी से प्राप्त हुई है, और इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए इस विद्या ग्रेस एकेडमी की शुरुआत हुई। एक प्रकृति से जो जुड़ाव होना चाहिए बच्चों का, जो आज हम सभी को यह दिखता है कि इसका लैक हो रहा है, इसकी कमी हो रही है। और यही कारण है कि आज के बच्चे बिना एसी के, बिना कूलर के और जो प्राकृतिक जो चीज़ों को छोड़ करके जो आर्टिफिशियल चीज़ों में जिनका दिमाग चल रहा है, उन सब में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। स्कूलों को ऐसा बनाया जाए जहाँ पर बच्चे प्राकृतिक परिवेश का अनुभव कर सकें। पेड़ों और खुले स्थानों के साथ अध्ययन उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं ये सभी मेरी बात से सहमत होंगे कि जो वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा प्रणाली हो चुकी है, एक हम लोगों के लिए एक मजबूरी है। मैं किसी बड़े ब्रांड का नाम नहीं लूँगा स्कूल के, किंतु एक मजबूरी ऐसी है कि हमें बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना है क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है। यदि उसका एक ऑप्शन आ जाए तो निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ी है और आज जो वर्तमान में जो हमें यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, दूसरी स्कूलिंग के पैटर्न में 100% डाइवर्ट हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आत्मनिर्भरता और निर्णय क्षमता जो आज के बच्चों में नहीं है, मैं एक छोटी सी बात यदि कहूँ कि आज के बच्चों को हम एक 10-20 रुपये का नोट देकर के ये तो बुला लेते हैं कि बेटा 10 रुपये की धनिया पत्ती ले आना, 5 का संभार, 5 की मिर्ची ले आना, 5 का अदरक ले आना। यहीं तक कि उनकी सोच सीमित है। आप उनको 1 किलो सेब लाने के लिए बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि आपको उनकी निर्णय क्षमता, उनकी आत्मनिर्भरता पर कहीं ना कहीं संदेह है। और इसी तरीके को, इसी चीज़ को हटाने के लिए आज जो बच्चों को जो समस्याओं का समाधान खुद खोजने के लिए प्रेरित करना है, उसके लिए विद्या ग्रेस एकेडमी की शुरुआत की गई है कि हमारे बच्चे इतने डिसीजन मेकर हो जाएं कि कम से कम छोटी छोटी चीज़ों के, छोटी छोटी बातों को लेकर के, और आने वाले समय में जो बड़ी जवाबदारी उन्हें संभालनी है, बड़े विषयों को उनको झेलना है, उसके लिए वो आत्मनिर्भर रहें, जो कि आज के बच्चों में जिसका बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है। चाहे वो बच्चा ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे स्कूलिंग कर रहा हो, हमें उनको हर छोटी सी चीज़ उन्हें समझानी पड़ती है कि बेटा ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना है। तो इन सारी चीज़ों का बहुत लैक है। एक ये मुख्य कारण भी है विद्या ग्रेस एकेडमी शुरू करने का। इसके उपरांत जो शिक्षा उनके जीवन का हिस्सा बनेगी, ना कि बोझ बनेगी। स्कूल का वातावरण जो होगा वो एक बगीचे या खेत की तरह होगा, जहाँ पर बच्चे प्रकृति के करीब रह करके जीवन जीना सीखेंगे, प्रकृति को देखेंगे, उसे महसूस करेंगे, ना कि अपने कमरों में एसी की हवा खा करके PS पर अपने गेम्स खेलते रहेंगे या PUBG पर अपने गेम्स खेलते रहेंगे या WhatsApp और इंस्टा और बाकी चीज़ों को आनंद ले सकेंगे। तो हमें इन चीज़ों से अपने बच्चों को बचाना है। प्राकृतिक स्थितियों को सहन करना और समझना हमें इन बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो खेती और प्रकृति से जुड़े विषय पढ़ा करके उनमें पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान जो उन्हें करना चाहिए, जो आज की तारीख में नहीं हो रहा है। शायद यही कारण था कि प्राकृतिक चीज़ों से जब खिलवाड़ हुई है, तब तक दुर्भाग्यवश भारत में भी और बाकी अन्य देशों में भी हमें कोविड जैसी महामारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, इनसे लोगों का खिलवाड़ ज़्यादा शुरू हो गया था। और इसी उद्देश्य से अगेन मैं कहना चाहूँगा कि विद्या ग्रेस एकेडमी का निर्माण हुआ है।
और इस एकेडमी को जो चला रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित किया है, और ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच आज उपस्थित हैं कि आज उन्होंने अपनी अपनी योग्यता के आधार पर बड़ी बड़ी नौकरियां भी की हैं, बड़े बड़े पैकेज भी हासिल किए हैं, लेकिन समाज के प्रति संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए उन्होंने अपनी नैतिक जवाबदारी को समझा है और वे इसका बीड़ा उठा करके सबके सामने आए हैं। पूज्य गुरुदेव का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ऐसे आज हमारे बीच श्री हार्दिक जी कक्कड़, जो एक साइंटिस्ट हैं। पिछले 10 वर्षों से वो नीवम एक ऐसा स्कूल है जो कि पहला ग्रीन स्कूल हमारे ईस्ट महाराष्ट्र का है, उसे पहला ग्रीन स्कूल कहा जाता है। यहाँ से आज हमारे हार्दिक जी पधारे हुए हैं। एक कॉरपोरेट्स में, एमएनसी में, डोमेस्टिक कंपनी का भी उन्हें एक्सपीरियंस है। काफ़ी अच्छे उन्होंने वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, यूथ्स के लिए, जो कि एजुकेशन में भी काम करते हैं और इवेंट मैनेजमेंट में भी काम करते हैं। ऐसे हमारे हार्दिक सर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया मंच पर आएँ। हमारे मनीष जी उनको एस्कॉर्ट करके मंच पर लाएंगे। इसके उपरांत हमारे बीच आज पधारे हुए हैं श्रीमान शिवाजी माने सर जी, जिन्हें पिछले 17, शायद बाहर हैं शिवाजी सर, जिन्हें पिछले 17 वर्षों से साइंटिफिक टॉयज़ मेकिंग का अनुभव है। मतलब उनका मूल उद्देश्य यह है कि बच्चों को साइंस जो है वो टॉयज़ के थ्रू भी सिखाया जा सकता है। सिर्फ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के थ्रू नहीं सिखाया जा सकता, वो तो एक किताबी ज्ञान है। यदि आप बच्चों को जो सिखा रहे हैं, यदि आप उनको प्रैक्टिकली अप्रोच दे रहे हैं, फिजिकल चीज़ों को के द्वारा उनको सिखाएंगे, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इमेज क्रिएट होती है अपने दिमाग में और वो ज़्यादा समय तक के चलती है। तो इसका पूरा जो एक्सपीरियंस है वो हमारे शिवाजी सर को है। उन्होंने कम से कम 2700 ऐसे साइंटिफिक टॉयज़ मेकिंग वर्कशॉप्स लिए हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और एनजीओज़ में। ऐसे हमारे शिवाजी जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। जो DLRC पुणे में स्कूल है, जिस तरीके के पैटर्न पर विद्या ग्रेस एकेडमी का स्कूल शुरू होने जा रहा है, उस पैटर्न पर ऑलरेडी ऐसे स्कूल चल रहे हैं। जो वर्ल्ड्रॉफ है, DLRC स्कूल है, और भी ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। ऐसे हमारे शिवाजी जी इस DLRC स्कूल पुणे में भी हैं और इनके काफ़ी सारे शोज़ यदि आप लोगों ने देखे होंगे तो हमें IBN लोकमत में या TV चैनल्स में हमें देखने को मिलते हैं, या आप घर जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे श्री शिवाजी जी यदि बाहर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं उनका स्वागत करता हूं। आपका शायद वहाँ पर सेशन चल रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़, हम आपका स्वागत करते हैं। इसके उपरांत हमारे बीच दीपाली भाभी जो पुणे से आई हैं, पिछले 3 दिनों से वो नागपुर में हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं होगा कि जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अपने जीवन में से अपने परिवार को छोड़ करके 3-4 दिनों को पूरा डिवोट करके, वो शायद थर्सडे को नागपुर आ चुकी थी। इसके उपरांत डोंगरगढ़ गई, गुरुदेव का दर्शन किया। भोजन भी जो उनका चल रहा है वो फुल डाइट पर है, हमको तो पता नहीं वो कैसे चल रही हैं, सिर्फ सब्जियां ले रही हैं अभी वो भी एक टाइम। नानू दीदी बताएंगे उनके बारे में। तो ऐसे समर्पित व्यक्तित्व यदि इस स्कूल में यदि आएँ तो 100% मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विद्या ग्रेस एकेडमी जो है, आज इसकी शुरुआत हो रही है, बहुत आगे तक चली जाएगी, इसका परचम हमेशा लहराता रहेगा। हमारे बीच दीपाली भाभी जो पुणे से पधारी हैं, ये देखने में बहुत सरल, किंतु IBM जैसी बड़ी कंपनी में इन्होंने पिछले 10 वर्षों से काम किया है बेंगलोर में रह करके। इसके उपरांत उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवस्थाओं को प्रायोरिटी दे करके उस जॉब को छोड़ दिया और उसके उपरांत ये DLRC मुंबई में इनके जो बच्चे हैं ये इसी पैटर्न के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे एक्सपीरियंस लोग यदि विद्या ग्रेस एकेडमी से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम तो बेसिकली साफ बातों में हम लोग सब बनिया हैं। एजुकेशन हम लोगों के लिए सेकेंडरी चीज़ है। तो जब तक के ऐसे व्यक्ति तो हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से विद्या ग्रेस एकेडमी बहुत आगे जाएगी। ऐसे श्रीमती दीपाली जी, कीर्ति कुमार जी जैन, मैं आपका स्वागत करता हूँ, कृपया आप भी मंच पर आएँ। श्री वैभव जी परतवार, चेहरा छुपा हुआ नहीं है, बेसा के पंच कल्याणक में हमारे वैभव भाई और भाभी जी को पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी की पिछी को सौभाग्य को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे हमारे वैभव भाई परतवार, पिछी लेने में तो इनकी धार्मिकता नज़र आती है, किंतु ये बाय प्रोफेशन IT प्रोफेशनल है। 18 वर्षों से सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज है। इन्होंने अपने बच्चों को, बहुत बड़ी बात है ये कि इन्होंने अपने बच्चों को शुरुआत के 9 साल
किसी ब्रांड की स्कूल में नहीं भेजा, अपने घर में उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी है 9 वर्षों तक के। बहुत बड़ी बात है ये। मैं आदरणीय वैभव भाई भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं, कृपया आप भी मंच पर आएं। हमारे बीच दिल्ली से श्री संकल्प जी जैन, जो कि IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हैं, एक बहुत अच्छे एक्टिव वॉलंटियर हैं VGF से। होलिस्टिक वेलनेस प्लेटफॉर्म में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और मेक माई ट्रिप और जियो सावन में जो इनकी टीम्स है उसको भी इन्होंने लीड किया है। ऐसे बहुत ही डैशिंग और डायनामिक हमारे बीच संकल्प जी जैन पधारे हुए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। IIT दिल्ली से पास आउट होने के बाद में किसी भी बंदे को एनुअल पैकेज 3 करोड़ 5 करोड़ का मिल सकता है, किंतु ऐसे बेहद सरल स्वभाव आप देख सकते हैं उनको। ऐसे लोग यदि गुरुजी के आशीर्वाद से विद्या ग्रेस एकेडमी में जुड़ेंगे तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आज आप सबकी बदौलत विद्या ग्रेस एकेडमी बहुत ऊपर तक के जाएगी। मैं हमारे सभी मेहमानों का, हमारी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके उपरांत अब मैं हमारे आशीष भाई, मनीष भैया, हमारे उज्जवल भाई, आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो मेहमान सामने हमारे विराजमान हैं, आप सभी इनका स्वागत करें। ज्ञानोदय से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जैन मिलन से आए हुए हैं, आप कृपया यहाँ पर आ जाएं। आज इस विद्या ग्रेस फाउंडेशन और विद्या ग्रेस एकेडमी को जिन आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज, और जिनकी प्रेरणा से यह चीज़ आगे बढ़ रही है, पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज। आज मैं यहाँ पर हमारे बीच में जो पधारे हुए सूर्यनगर मंदिर के अध्यक्ष आदरणीय श्री रूपनारायण जी चौधरी, आप सभी को मैं निवेदन करता हूँ कृपया यहाँ पर आएँ और दीप प्रज्वलन करें। श्री रूपनारायण जी चौधरी, श्री महेंद्र जी बैसाखिया, श्री पंकज भाई बैसाखिया, श्री अनिल भैया VSR जी, कृपया आप आएँ। भैया आप सभी को एस्कॉर्ट करें। श्री डॉक्टर संतोष जी मोदी, हमारे निर्माण कमेटी के सभी सदस्य यहाँ पर आ जाएं। सदर से पधारे हुए हमारे महेंद्र जी बैसाखिया, श्री डॉक्टर भागचंद जी भास्कर, आदरणीय महेंद्र भाई वाड़ी जी से जो पधारे हुए हैं, आप सभी पहले चित्र का अनावरण करें और इसके बाद हमारे और जो डिग्निटीज आए हुए हैं वे दीप प्रज्वलन करेंगे। यहाँ पर मंच पर जो आ चुके हैं, आपसे निवेदन है आप कृपया चित्र अनावरण करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान के समय सर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। इसके उपरांत श्री संतोष जी ठेकेदार, श्री अनिल जी जैन लक्ष्मीनगर जैन मंदिर के अध्यक्ष, श्री दिनेश जी दीपचंद जी जैन, श्री बालचंद जी बड़कुर, श्री विक्की भाई गिरनार से जो पधारे हुए हैं, श्री राजेश जी मौजूलाल जी, भाई आशीष पंचमलाल जी, कृपया आप सभी आएँ और पूज्य गुरुदेव की फोटो के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। कृपया आ जाएं। आदरणीय हमारे भंवरलाल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। सूर्यनगर मंदिर के सभी ट्रस्टीगण, श्री दीपचंद जी, सभी ट्रस्टीगण कृपया आएँ, क्योंकि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। सूर्यनगर जैन मंदिर के सामने
जो संत भवन का निर्माण हुआ है, वह संत भवन विद्या ग्रेस एकेडमी को पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद से सूर्यनगर जैन कमेटी ने हम सभी को इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए उन्होंने एक छोटे से निवेदन पर पे हमें वह जगह दे दी, एक निश्चित समय के लिए उन्होंने जगह दी है। इसके लिए मैं सूर्यनगर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं विद्या ग्रेस एकेडमी की तरफ से और सकल जैन समाज की तरफ से। सूर्यनगर मंदिर के सभी कमेटी के सदस्य आ जाएं और दीप प्रज्वलन करें। भाभी आपको देखो वो वीडियो चलाने के लिए, ये स्कूल का वीडियो है ना? ओके, नाउ स्टार्ट करें। हाँ हाँ, आप आ रहे हैं? कौन वैभव जी आया? आइए, अभी सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब हम आते हैं हमारे मूल कार्यक्रम की तरफ। हमारे बीच वैभव जी परतवार पधारे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, कृपया वीजीएफ की हमें जानकारी दें। श्री वैभव जी परतवार। जय जिनेन्द्र सभी से। वीजीएफ की जानकारी वैसे आनंद भाई ने दे दी है, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 2022 के नवंबर दिसंबर में जब नगर गौरव परम पूज्य मुनिवर श्री निर्यापक श्रवण वीर सागर जी महाराज जी का विहार हो रहा था शिरपुर की ओर, तब कुछ 4-5 लोग, उनकी इच्छा हुई कि हाँ हमें अभी जो सक्रिय सम्यक दर्शन में भाग बनना है, हिस्सा बनना है, और उन्होंने गुरुवर से चर्चा की और फिर शिरपुर में विराजमान हो रहे आचार्य श्री से आशीर्वाद लेने गए, जहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे वीजीएफ करके एक संस्था निर्माण हुई जिसका नाम है विद्या ग्रेस फाउंडेशन। तो विद्या ग्रेस फाउंडेशन करती क्या है, आई थिंक ये सबको अभी तक पता होगा, क्योंकि 1.5-2 महीने से गुरुजी का यहाँ पे वास्तव्य है। तो विद्या ग्रेस फाउंडेशन एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट में काम करती है। जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं बच्चे, जैसे इंजीनियरिंग है, एमबीए है, और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिनको सहायता की आवश्यकता है, तो विद्या ग्रेस फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जा रही है उनके प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। उसके बाद में फिजिकल और मेंटल हेल्थ के वेलनेस के लिए, जैसे ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि मानसिक स्वास्थ्य के कार्य में भी वीजीएफ का कार्य चल रहा है, जहाँ पे एक हमारे काउंसलर्स होते हैं। अगर आपको ऐसा पता चले कि किसी को इस चीज़ की आवश्यकता है, जिनका मनो स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर है, उनको आवश्यकता है, तो आप विद्या ग्रेस फाउंडेशन को बता सकते हैं या फिर उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, जैसे एक एग्जांपल दूंगा, अंबड़ में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ जहाँ पे जो गरीब घर की महिलाएं समाज की, उनको एक व्यवसाय चालू करना था बेकरी का। तो अहिंसक अपने प्रोडक्ट्स बेकरी के, इसको चालू करने के लिए विद्या ग्रेस फाउंडेशन ने उनको संबल दिया, ना बल्कि सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प की, बल्कि उनको बिजनेस कैसे चालू करना है, फिर मशीनरी कौन सी लगती है, इन सब के बारे में भी उनको कंसल्टेंसी दी। फिर सोशल अपलिफ्टमेंट भी उसी का एक हिस्सा है, और एनिमल वेलफेयर, जीव दया, जो कि आचार्य श्री हमेशा से कहते आए हैं कि धर्म दया से ही शुरू होता है, तो जीव दया के कार्य में भी विद्या ग्रेस फाउंडेशन कार्य कर रही है। तो उसी कड़ी में आगे अगर हम देखेंगे तो ये जब गुरुजी का चातुर्मास पुणे में हुआ 2023-24 में, तब गुरुजी ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग एमएनसीज में काम कर रहे हैं, मगर उनका जो आप कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या फिर कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत भी हो जाता है, ले ऑफ हो जाता है, जॉब चली जाती है, तो वो मनोबल टूट जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो इसका बेसिक रूट कॉज क्या है? तो इसका बेसिक रूट कॉज ये पता चला कि हाँ, ये बचपन में जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की होगी,
या फिर जैसे संस्कार आए हैं, तो शायद कहीं इसका रूट कॉज वही तो नहीं है। और इसी दरमियान उनको ये भी पता चला कि ऐसी एक शिक्षा प्रणाली होती है, होलिस्टिक एजुकेशन एक ऐसा होता है जहाँ पे सर्वांगीण विकास होता है, जहाँ पे बच्चों के एज के अनुसार उनका विकास होना चाहिए, वैसा विकास होता है। तो उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ और नेमावर के चातुर्मास में ये एक मंशा बनी कि हाँ ऐसे स्कूल्स होने चाहिए। और इसी का आप ये रूप देख रहे हो अभी आज की विद्याग्रेस एकेडमी चालू हो रही है 2-3 जगह पे, जहाँ पे नागपुर में एक जगह हम चालू कर रहे हैं। तो ये था विद्याग्रेस फाउंडेशन और विद्याग्रेस एकेडमी के बारे में। मैं आगे आपके लिए होलिस्टिक एजुकेशन क्या होता है, अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसको हमें और जानकारी देने के लिए हमारे बीच में अमरावती से जो निवम द स्कूल, इस स्कूल को चलाते हैं, ऐसे श्री हार्दिक सर आए हुए हैं, जो पिछले 10 वर्षों से इस होलिस्टिक एजुकेशन या फिर अल्टरनेटिव लर्निंग मेथोडोलॉजी में काम कर रहे हैं। ये हमें बताएंगे। हार्दिक सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। ऑलराइट, हम लोग को करना क्या है ये समझने के लिए थोड़ा सा अभी ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि स्कूल्स का पर्पस क्या होता है? स्कूल चालू क्यों करते हैं हम लोग? क्या कारण से? यस, एजुकेशन और नॉलेज और ओवरऑल ग्रोथ और सॉरी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और करियर बनाने के लिए। ऑल राइट, और कुछ है? लाइफ स्किल्स के लिए। ओके, तो ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हो कितनी रही है इसमें से? अगर सपोज अच्छा करियर बन भी जाता है तो वो करियर में लोग खुश कितने हैं? तो अगर ये सब आपके मोटिव्स है, ये सब पर्पस अगर स्कूल का है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कहीं इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, इसमें कुछ क्या बदलाव की ज़रूरत है या फिर इसका प्रॉब्लम क्या है ये समझने की कोशिश करें। अभी मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ फिगर्स बताऊंगा। आज के तारीख में अगर हम लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें स्कूल में होती है और बच्चे इन सब चीज़ों के लिए भेजे जाते हैं, आज अगर आप बुलिंग के रेट्स देखेंगे, बुलिंग मतलब जब बच्चे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाता है, डर का प्रभाव डालते हैं, तो उसमें इंडिया में 50% से ज़्यादा बुलिंग होती है स्कूल में। मतलब आपका बच्चा या तो दूसरे किसी बच्चे को बुली कर रहा है या फिर वो दूसरे किसी से बुली हो रहा है, 50% से ज़्यादा। अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो टोटल वर्ल्ड में आज 300 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। ये सारे स्टैटिस्टिक्स अभी के नहीं है, ये कुछ साल पहले के हैं, मतलब 4-5 साल पहले के। तो अभी उसके जो अंक है ये बढ़ चुके हैं, कम नहीं हुए हैं। तो कहीं तो इसको बदलना ज़रूरी है। अगर ये बातें इतने ज़्यादा कंपल्सिव आपको नहीं लग रही है तो शायद मैं एक आपको कहानी सुनाऊं। तो कहानी तो है नहीं, इट इज़ अ फैक्ट, ये न्यूज़ में भी आया था, एंड आप अगर 2 मिनट गूगल निकालेंगे तो आपको इसकी पूरी समझ में आ जाएगी प्रोसीडिंग। 2018 में रायन इंटरनेशनल स्कूल, रायन इंटरनेशनल स्कूल सुना है आपने? वेरी फेमस ब्रांड स्कूल, यस। तो रायन इंटरनेशनल स्कूल में 2018 में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी रेस्ट रूम में। फाइंड आउट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि जो बस ड्राइवर है वो उसका ये था, पर्सन था, सस्पेक्ट था।
बस ड्राइवर को जब तक के उन्होंने इंटरोगेट किया, आखिरी दम तक के उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है किसने किया। फिर थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि एक 11वीं के स्टूडेंट ने किया है। और पूछा गया और थोड़ा सा फॉलो किया, सोशल मीडिया वगैरह जो उनके व्हाट्सएप वगैरह थे, ये सब चीज़ें चेक की, तो पता चला कि कुछ दोस्तों के बीच में बात चल रही थी कि एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है। और किसी ने मजाक में, अब देखिए मजाक भी कैसा होता है, मजाक में ये बोला कि स्कूल में अगर किसी की डेथ हुई ना तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगी। ये बच्चे को इसका इंस्पिरेशन मिल गया, तो उसने एक जो भी उसका वेपन ऑफ चॉइस था, सीजर था या क्या था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उससे एक 8वीं के या 5वीं के बच्चे को टॉयलेट में बुलाया और उसके गले में 2 होल से पंक्चर कर दिया। सो दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ स्कूल्स। हम लोग जो एक एजुकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसका ये प्रभाव होता है। अब ये एक इकलौता इंसिडेंट नहीं है, मैंने ये इसलिए इंसिडेंट लिया है बिकॉज ये बहुत हाईलाइट हुआ था। जैसे पुणे का जो पोर्श का केस था, या जैसे नागपुर का जो एक्सीडेंट था, ये सब भी तो सीखे हुए ही लोग हैं ना, दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल। तो ये सब चीज़ों से एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है कि शायद स्कूल सिस्टम जिसे हम लोग एक बहुत ही इंस्पिरेशनल समझते हैं कि उससे करियर बनेगा, लाइफ बनेगा, लाइफ स्किल्स होगी, शायद वो उसका काम नहीं हो रहा है। करियर की बात करते हैं तो ये जो ग्राफ है, ये कोई भी बढ़ता हुआ ग्राफ अच्छा लगता है ना। ये जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है। ये अनएम्प्लॉयमेंट साल बे साल बढ़ते जा रहा है, और दूसरे तरफ जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स है, ये हम लोग को बताते हैं कि जितने ज़्यादा एजुकेट आप होते हो उतना अनएम्प्लॉयमेंट रहने का चांस है आपका। मतलब आज के तारीख में अगर आपके पास में बीएससी है, अगर मजदूर है, मजदूर को काम मिल जाता है। बीएससी है तो बीएससी को उतने इजीली काम नहीं मिलता है। मास्टर्स है तो और कम काम मिलता है। पीएचडी है तो हो सकता है कि आपको वापस यूनिवर्सिटी जाना पड़े, काम ही नहीं मिले। आप जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना आपको काम कम मिलता है। ये अगर आप फिगर देखेंगे कि तो ये जॉब पोर्टल का स्क्रीनशॉट है, तो ऐसा नहीं है कि आज जॉब्स नहीं है। तो हम लोग जो पॉलिटिशियंस को हरदम बोलते हैं कि आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे, ये भी गलत है। सारे ये सब गवर्नमेंट जॉब्स है। मेरे ख्याल से एक नेवी का फिगर है, नेवी में कुछ तो भी 6000-7000 ओपनिंग्स है, खाली पड़ी है। बाकी भी कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज है, एजुकेशन के है, फाइनेंस के है, 8-8, 10-10 हज़ार पोस्ट खाली पड़े हैं। कुछ कुछ के तो 36,000 तक सीट्स खाली पड़े हैं। तो ये लोग भर क्यों नहीं रहे, जगह फिल क्यों नहीं हो रही है, जब ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी तो चैलेंज होता है, उनको भी एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं। आप में से जितने लोग कंपनी रन करते होंगे, बिजनेसेस रन करते हो, आपको एम्प्लॉयज़ मिलते हैं? कितना मुश्किल हो गया आज। प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है, प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयबिलिटी का है। आप स्कूल से निकल जाते हैं, कॉलेज से निकल जाते हैं, सब डिग्री वगैरह सब कुछ करके बाहर निकलते हैं, मगर किसी काम के नहीं रहते। क्योंकि जब तक कि आप समाज में पहुंचते हैं तब तक कि आपके अंदर की जो संवेदनशीलता है, इंटेलेक्ट है, मानसिक तेज जो है, सब बुझ चुका है। ये ऋतुपर्णा चक्रवर्ती करके एक लेडी है, हु वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन। उन्होंने ये वाक्य बोला है, इंडिया इज अनेबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड एज आर हायर एजुकेशन सिस्टम इज इनएफेक्टिव एंड डजंट प्रिपेयर आवर स्टूडेंट फॉर द रियल वर्ल्ड। मतलब हम लोग के पास में इतने लोग, तरह तरह के लोग, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग डाइवर्सिटी से इतने सारे लोग रहने के बावजूद भी हम लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग के जो स्कूल है उनको रियल वर्ल्ड के लिए, वास्तविक दुनिया के लिए तैयार ही नहीं करती है। Regulatory cholesterol over decades in education delivered poor employability because of poor trade-offs between cost, quantity and quality. हम लोग का जो सिस्टम है ये इतना स्लो हो गया, लेथार्जिक हो गया है, कोलेस्ट्रॉल की तरह, जिससे
आर्टरीज वेसल्स टाइट होकर आपको हार्ट अटैक आता है। उसकी तरह ये चीज़ें पूरी तरह से इनएफिशिएंट हो गई है, क्योंकि हम लोग हरदम ये कंसिडर करते हैं कि पैसा कैसे बनाना एजुकेशन से। तो कॉस्ट, क्वालिटी और क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कैसे भरना। आज आपको अगर ये कोई स्कूल वाला बोलता है कि अरे हमारे प्री स्कूल में एडमिशन लो, क्योंकि हमारे प्री स्कूल वाले हमारे स्कूल में इजीली एडमिशन ले लेते हैं, अरे आप उनको सामने से गारंटी दे सकते हैं कि देखिए मैं अगर 5 साल के बाद में आपके पास में आऊँगा ना, तो भी आप मुझे एडमिशन देंगे। पहले आप मुझे तंग करेंगे, पक्का एडमिशन देंगे। मेरे बच्चे को लगे तो आप दरवाजे के बाहर बिठाएंगे, मगर आप एडमिशन देंगे, क्योंकि आपको उतनी पैसे की भूख है। कोई स्कूल आपको इनकार नहीं करता एडमिशन के लिए, वो आपके बच्चे को बाहर बिठाएंगे मगर एडमिशन देंगे। कॉस्ट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी सैक्रिफाइस कर लेंगे मगर एडमिशन इनकार नहीं करेंगे। इसको बदलने की कोशिश हो रही है, हम लोग अकेले नहीं हैं। इनफैक्ट हम लोग तो काफ़ी लेट है इस रेस में। तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव के लिए आ रही है। गवर्नमेंट ने खुद ने ही इसकी नीड समझ के ओपन एसएससी बोर्ड शुरू किया है। स्टेट बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड का ओपन एसएससी कर दिया। मतलब आपको घर बैठे अगर एग्ज़ाम देना रहा तो आप घर से भी उसकी तैयारी करके इंडिविजुअली रजिस्टर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई स्कूल की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से NIOS है, NCERT जो हम लोग CBSE के नाम से पहचानते हैं, उसी का एक नेशनल ओपन बोर्ड NIOS, ये भी आप घर बैठे कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट कहीं पे देखा कि हरदम सेंटर और स्टेट की लड़ाई होती है पॉलिटिक्स की वजह से, तो उसके साथ में एक उन्होंने इक्विवेलेंस का लेटर भी निकाला है, जिसमें क्लियर कट लिखा है कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन देने से कोई इनकार करता है NIOS का नाम देके, तो उसको आप जेल में डाल सकते हैं। इट इज़ एन इम्प्रिजनेबल ऑफेंस अगर किसी NIOS के व्यक्ति को आप एडमिशन नहीं देते हैं तो, कॉलेजेस में कहीं पे भी आगे। स्कूल्स के मामले में गवर्नमेंट ने बहुत सारी चेंजेस करने की कोशिश भी की। एक इंटरनेशनल बोर्ड इंट्रोड्यूस किया। हम लोगों को तो स्टेट बोर्ड एक ही पता है ना। स्टेट बोर्ड एक्चुअली कम से कम 36 अलग अलग स्टेट बोर्ड है महाराष्ट्र के, बाकी स्टेट्स के अलग। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल बोर्ड्स निकाले हैं और उसके रिसर्च भी काफ़ी पॉजिटिव निकले हैं। अच्छा, उससे भी काम नहीं चला तो 2019 में तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने बोला कि अभी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हम लोग 60 साल से ये शिक्षा प्रणाली चला रहे हैं, अब इसको बदलने की ज़रूरत है। 2019 में पहली बार न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकला। अभी 2020 में कोरोना के टाइम पे उसको लागू करना शुरू किया है एंड अभी भी लागू करना शुरू है। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य डाला है कि ये पिछले शिक्षा प्रणाली के जैसा नहीं रहेगा कि 60 साल तक के एक बार चिपक गया तो चिपक के रहेगा। ये हर साल रिव्यू होगा, हर 6 साल रिव्यू होगा, हर 6 महीने भी रिव्यू होगा। और जब इसमें ये नोटिस किया जाएगा कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी आज ज़रूरत नहीं है एंड अननेसेसरीली इसको हम लोग बच्चों के पीठ के ऊपर डाल रहे हैं, तो इसको बदला जाएगा। सो दिस इज अ कंटिन्यूसली रिवाइजिंग पॉलिसी। अच्छा, ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों है? शुरुआत में तो मैंने कुछ इंसिडेंट्स आपको बताए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो डिजिटल एडिक्शन आज इतना रेयर नहीं है। सिर्फ बच्चे नहीं, एडल्ट्स भी, हम लोग भी एडिक्टेड रहते हैं। अगर हम लोग फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ खोल के नहीं देखते तो हमको भी अचरजता महसूस होती है। आज जैसे ही घंटी बजती है ऐसा लगता है कि अरे वाह भगवान आ गए, है ना। डिजिटल एडिक्शन बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन बढ़ते जा रहा है। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी ले लो, कितना भी बड़ा घर ले लो, कुछ भी कर लो, कितने भी लोग आपके साथ में रहे, आप बड़े झुंड में पार्टी के बीच में भी अकेला महसूस करते हैं। डिप्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन। ड्रॉप आउट रेट्स और सुसाइड रेट्स का तो कोई तुलना ही नहीं है। लोग स्कूल से तो ऐसे, आप में से कितने लोग हैं जितने लोग जो कॉलेज से या स्कूल से भाग के निकले थे पिक्चर देखने के लिए या फिर दोस्तों को मिलने के लिए या कुछ ऐसा? तो आज तो वो लोग छोड़ के जाते हैं तो आते भी नहीं है वापस, छोड़ दिया, ड्रॉप आउट। और सुसाइड रेट्स दुनिया ही छोड़ दी, स्कूल तो, कॉलेज तो बहुत दूर की बात है।
ये तो इंडिविजुअल छोटे छोटे प्लेसेस की प्रॉब्लम है। इसको आप अगर बड़े पैमाने में देखेंगे तो आपको ये दिखता है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी एक अपनी जगह पे है, उसी के साथ साथ में क्राइम रेट बढ़ रहा है। लोग 2 बार सोचते नहीं है दूसरे किसी का खून करने के पहले, या फिर चोरी करने के पहले, डकैती करने के पहले। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हम अपने आप में सिर्फ ये सीमित नहीं रख रहे हैं, हम लोग हर जीव जंतु पे अपना ये शोषण कर रहे हैं। इट इज नॉट लिमिटेड जस्ट टू ह्यूमन बींग्स, वी आर टेकिंग एंड टॉर्चरिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स एज वेल। एकेडमिक एंड एजुकेशनल कोलैप्स हो रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो आपके टाइम के जो टीचर्स थे आप उनकी इज्जत करते थे, आज के जो टीचर्स हैं आप उनकी इज्जत कर भी नहीं सकते। कैसे करेंगे? आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके बच्चे के टाइम पे कैसे टीचर्स आएंगे? इसका एक सिंपल सा कारण है। आज अगर मैं आप में से कितने लोगों को पूछूं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू बिकम टीचर्स, तो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री? 1 2 लोग, 3, अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है। आज टीचर्स ही नहीं है, कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा? तो बच्चे क्या सीखेंगे? राइट? इट इज टाइम कि यंग लोग, ओल्ड लोग, जितने लोग जो कुछ इसमें अपना इससे अपनी साधना पूरी कर सकते हैं, उन्हें जुड़ना बहुत ज़रूरी है इसमें। आज अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के तौर पे, कंसेप्ट के तौर पे अगर देखते हैं कि क्या ज़रूरी है, तो इनको हम लोग 21st सेंचुरी एसेंशियल स्किल्स बोलते हैं। एसेंशियल मतलब जिसके बिना काम नहीं होगा, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट स्किल्स। तो 2 लोगों ने अपनी राय दी है, 2 बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है। एक तो फोर्ब्स मैगजीन, तो आप में से सभी को पता होगा। फोर्ब्स मैगजीन बोलता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये एक चीज़ है, एक ही चीज़ है जो 21st सेंचुरी की एसेंशियल स्किल है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए लगता है आपको अडेप्टेबिलिटी और क्यूरियोसिटी, मतलब नई चीज़ें ढूंढने की इच्छा और नए परिस्थितियों को सामना करते आना। अडेप्टेबिलिटी एंड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ये चीज़ जो है ये सबसे पहले ख़त्म हो जाती है स्कूल में, क्योंकि हर चीज़ का एक ऑर्डर दिया जाता है। आपको अगर कॉरिडोर में भी बात चल के जाना है तो बोल के हाथ बांध के चलो, है ना? क्लास में बैठते तो उंगली रख के क्लास में बैठो। अब हर चीज़ में अगर आप बांध के रखेंगे, तो शुरुआत में तो हम लोग कंबल से बांध के रखते थे, अभी हम लोग उनको मन से बांध के रख रहे हैं। तो फ्रीडम कहाँ से आएगा? अडेप्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? क्यूरियोसिटी कहाँ से डेवलप होगी? सवाल ही नहीं पूछने देते। जब सवाल आते हैं बोर्ड पे तो वो आंसर के साथ में आते हैं और बोल देते हैं कि यही आंसर है, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं चलेगा। सो ये पहले ही खत्म हो जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग सिस्को सिस्टम्स की बात करें, सिस्को इज ऑल्सो ह्यूज कंपनी। आधे से ज़्यादा जो आपके इंटेलिजेंट और प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं, छोटे वाले कंप्यूटर्स तो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, बट जहाँ पर भी आपको गाड़ी में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी इंटेलिजेंट सिस्टम्स होते हैं, ये सब सिस्को के होते हैं। उनका जो लर्निंग सिस्टम है उसमें उन्होंने बताया है कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंड ये सब चीज़ें डेवलप करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ प्ले। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो उनके बीच में झगड़े होते हैं, जब झगड़े सुलझाते हैं तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग तैयार होता है। अगर आप बच्चों को खेलने ही नहीं देंगे तो फिर ये सब चीज़ें कैसे तैयार होगी? उनको आप कुछ भी खेलने के लिए दो, वो उसका अलग ही उनकी दुनिया बना लेते हैं। डॉक्टर खेलेंगे, मम्मी पापा खेलेंगे, किचन खेलेंगे, जो भी है वो सब चीज़ें खेलते हैं, तो उसमें उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन तैयार होती है। सडनली जो एक पत्थर आपके लिए सिर्फ पत्थर है, वो उसके लिए स्टव बन जाता है। जो रेती है, जो सिंपल सी एक मिट्टी होती है, वो उसके लिए हॉस्पिटल का बेड बन जाता है। दैट इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। आपने कभी ये देखा है कि बच्चे एक दूसरे को समझते नहीं है, जानते नहीं है, मगर ये बच्चे को आपने अगर मैथमेटिक्स सिखाया, उसको अगर समझ में आ गया, इसको आप कोई भी हालत में नहीं सिखा पा रहे, वो 2 मिनट में सिखा देता है उसको। और वो जो शब्दों में सिखाता है, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये लगता है कि कैसे, मतलब शब्दों का कुछ रिलेशन ही नहीं है, फिर भी कैसे समझ में आया उसको।
वो उनका कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होता है, इट्स अ डिफरेंट लेवल। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम लोग उनको बोलते हैं क्लास में कि एक दूसरे से बात नहीं करना। अरे वो जब उससे बात करता है तो वो आपकी मदद कर रहा है, एज अ टीचर आपका लोड कम कर रहा है वो। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस बहुत सारे आएंगे एक एक करके। शुरुआत के लिए मैं दीपाली दीदी को बोलता हूँ कि हम लोग इसकी शुरुआत करें कि अभी तक के जो था ये पूरा सैडनेस वाला फेज था, डिप्रेशन वाला फेज था, अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। Thank you, sir. Right, left. Click right, left. तो अभी आनंद भैया ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे ना ही एज अ इंजीनियर आई हूँ, ना ही मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आई हूँ। मैं आपसे जो बात करने आई हूँ वो एक माँ की भूमिका में, कि एज अ मदर मैंने क्या लर्न किया और मैं किस तरह से प्रयास कर रही हूँ मेरे बच्चों को पेरेंटिंग देने का, मैं बस उसके ऊपर बात करने वाली हूँ। तो जब मैं मदर हूँ, ना ही मैं इंजीनियर हूँ, ना ही मैं और कुछ हूँ। क्या आप सब एग्री करेंगे इसके साथ कि एक माँ बस माँ होती है? तो हम उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो जस्ट गोइंग बैक टू हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड, जब मैं जॉब करती थी बैंगलोर में, तो एक लाइफ में एक पॉइंट आया, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं जॉब तो कर रही हूँ, मेरा करियर तो बढ़ रहा है, हस्बैंड का भी करियर हो रहा है, लेकिन जो मेरी बेटी है अगर मैं उसकी सही परवरिश ना कर सकूँ तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं लाइफ में सेटिस्फाइड रहूँगी क्या? क्योंकि उसका जो बचपन है वो तो चला गया रहेगा, वो बड़ी हो जाएगी और फिर मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी कि मुझे रिग्रेट फील होगा कि मैंने उस छोटी थी तब ये करना चाहिए था, मैंने वो करना चाहिए था। तो समवेयर वो मेरा एक फैक्टर था जब मैंने ऐसे डिसाइड किया वॉलेंटरीली कि नहीं, अभी मुझे जॉब नहीं करना है, अभी मुझे मेरे बेटी के फोकस करना है। और फिर वहाँ से शुरुआत हुई। मुझे तभी समझ में आ रहा था बैंगलोर में वो जो स्कूल में पढ़ रही थी कि किस टाइप की स्कूलिंग हो रही है, बच्चे की सारी नीड्स कंप्लीट हो रही है क्या, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है क्या। तो मुझे कहीं पे हो रहा था ये एहसास कि समथिंग इज़ मिसिंग, हम वो नहीं दे पा रहे बच्चों को जो हमारी जनरेशन को मिला है, जो पेरेंटिंग हमारी जनरेशन को हमारे पेरेंट्स से मिली है, जो स्कूलिंग हमारे जनरेशन को मिली है, हम वो नहीं दे पा रहे आज के युग में बच्चों को। और बहुत हद तक इसमें टेक्नोलॉजी का हाथ है कि पिछले 15-20 साल में जो वेरी फास्ट ग्रोथ हुआ है टेक्नोलॉजी में, उसके कारण हमारा बाहर का एनवायरनमेंट टोटली चेंज हुआ है। अब हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया है, आप ज़ेप्टो से सब कुछ मंगा सकते हो। अब बहुत सारी सुविधाएं हुई है, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन बहुत सारे उसके हमें रिपरकशंस भी देखने को मिलते हैं, जिसके जैसे अभी सर ने बताया डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब। तो मेरी वहाँ पे मेरी सर्च शुरू हुई ऐसे स्कूल की जो स्कूल मेरे बेटी को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दे सके, और वो मेरा सर्च एंड हुआ DLRC पुणे में। मुझे वो स्कूल पसंद आई जो बिल्कुल प्राकृतिक एनवायरनमेंट में है, और हमने वो डिसीजन लिया कि हम बैंगलोर छोड़ के पुणे शिफ्ट होंगे बच्चों के स्कूलिंग के लिए। तो दैट इज़ जस्ट द बैकग्राउंड। नाउ कमिंग टू दिस, हमारे बच्चे सीखते कैसे हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा कोट है, चिल्ड्रन लर्न लिटिल ऑफ वॉट यू टीच एंड ऑल ऑफ वॉट यू डू। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आपके बच्चे आप जो बोलते हैं वो बात मानते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं उसे? तो बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं
शो देम, डोंट टेल देम। बच्चे आपको फॉलो करेंगे। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप पूरा टाइम फ़ोन पे लगे हुए हैं और आप बच्चों को बोल रहे हैं कि वो स्क्रीन से दूर रहे, क्या बच्चे मानते हैं हमारे? तो अगर हमें बच्चों में बदलाव लाना है तो हमें खुद को पहले चेंज करना पड़ेगा। एक एग्ज़ाम्पल गुरुजी देते हैं हमेशा प्रवचन में कि हम पेरेंट्स ही, पापा को किसी का फ़ोन आता है, पापा बोलते हैं बच्चे को, बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ, बोल दे मैं सो रहा हूँ। तो बच्चा झूठ बोलना कहाँ से सीखता है? बच्चा इनडायरेक्टली वो घर से ही सीखता है। तो हम जो करेंगे हमारे बच्चे उसे फॉलो करते हैं, और हम ये अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी इसमें गलती है, लेकिन हमें हमारे बच्चों से जो चाहिए, पहले हमें खुद को वैसा बनना पड़ेगा, तब बच्चे वैसे बनेंगे। क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं, ना कि उन्हें बोल के सीखते हैं। तो अभी हम वीजीए में वेरी फर्स्ट हम फोकस कर रहे हैं कि प्री स्कूल पे जो 2 to 5 इयर्स के बच्चे वो वीजीएफ में एडमिशन ले सकेंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगी कि क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी से हम 12th तक की स्कूल क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अपनी एंशियंट इंडियन फिलॉसफी भी ये बोलती है कि 0 to 7 इयर्स में बच्चे मातृमय कोश में रहते हैं। जैसे पहले गुरुकुल सिस्टम में भी बच्चे 7 साल के होने के बाद जाते थे। तो इसका कारण ये है कि बच्चों को उस समय एक मदरली लव की ज़रूरत रहती है। बच्चे बहुत मम्मी मम्मी करते हैं इस फेज़ में। तो अपना ये जो स्कूल रहेगा, यहाँ के जो क्लासरूम रहेंगे, वो एक होम अवे फ्रॉम होम रहेगा। बच्चों को घर जैसा ही माहौल मिलेगा। जो टीचर रहेंगे वो मदरली रहेंगे, वो ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे जो बच्चों को फोर्सफुली कुछ कराएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे? तो नहीं, ये नहीं है। हम बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाएंगे, लेकिन वो सिखाने का तरीका अलग रहेगा। वो हम उन्हें फ़न वे में सिखाएंगे। सिर्फ गुस्सा करके, डांट के बच्चे सीखते वो तरीका नहीं है। उल्टा उससे बच्चे और ऑफ हो जाते हैं, आपकी बात मानना बंद कर देते हैं। तो ये WHO का एक रिसर्च है कि 0 to 3 इयर्स में बच्चों का ब्रेन बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो होता है। तो उस समय अगर बच्चों को हम कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, सेंसरी एक्टिविटीज़ कराते हैं अपने पंच इंद्रिय से लेकर, तो उनके सेंसेस बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। उस समय पे बच्चे अगर प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं तो वो स्किल्स बच्चे ज़िंदगी भर याद रखेंगे, वो कभी उसको भूलेंगे नहीं। उसके बाद उस समय में 0 to 8 इयर्स की एज में बच्चे अप टू 6 to 8 लैंग्वेजेस आसानी से सीख सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम तब भाई बच्चों को सिर्फ इंग्लिश ही सिखाएं। तो अगर हम उन्हें सिखा सकते हैं तो बच्चों में वो कैपेसिटी है कि वो इतनी सारी लैंग्वेजेस आसानी से सीख जाते हैं। लेकिन हम अगर उसके बाद उन्हें सिखाने की कोशिश करते तो बच्चे नहीं सीख पाते। इसका बहुत ही आसान एग्जाम्पल है कि हम साइकिलिंग कब जल्दी से सीखते हैं। जब हम बचपन में सीखते हैं तो बहुत इजीली सीख जाते हैं, हम गिरते पड़ते भी हैं तो हमें लगती नहीं है। लेकिन बड़े होकर अगर हम किसी को साइकिल सिखाने को जाते हैं तो उसमें बहुत परेशानी आती है, टाइम बहुत लगता है, गिर जाएंगे, बहुत चोट आ जाएगी, उसके डर कारण नेक्स्ट डे से सीखेंगे ही नहीं। तो वो जो एज पीरियड है बच्चों का, उसे हमें कैच करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो सीख सकते हैं उस पीरियड में हमें सिखानी है। अभी हम जिस टाइप के स्कूल में पढ़े हैं वहाँ पे रैंकिंग होता था, वहाँ पे सभी को एक ही स्केल पे मापा जाता था। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उन बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता था। आशीष भैया बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, क्योंकि आशीष भैया हमेशा सेकंड आते थे क्लास में। तो क्या जो लोग क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं? आप कोई शेयर करना चाहेंगे? लेट्स मेक दिस इंटरैक्टिव ताकि ये बोरिंग ना लगे। तो हमें
हेलो हेलो, मैं डॉक्टर शिरीष मोदी हूँ। मैं 8th तक तो प्रमोटेड होता रहा, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में, और मैं 8वीं तक फेल होता रहा। और मैं 9th से पढ़ना शुरू किया जब मेरे मन में खुद आया। सो ऐसा नहीं है कि हम फेलियर्स आर नॉट नेवर बी अ ग्रेट पर्सन्स। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ही के बीच में है, परिवार पूरा में ही है कि तो केवल एकेडमिक्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स, ये सब की ज़रूरत होती है। और शिरीष भैया ने जो बताया कि वो 8th तक तो इतना अच्छा पढ़ते भी नहीं थे, फिर डॉक्टर कैसे बन गए? तो क्या फर्जी डिग्री लेके आए? नहीं, उनको 9th के बाद उनको इंटरेस्ट आया। चंचल भैया को माइक चाहिए पीछे। तो हम बच्चों को रॉट लर्निंग नहीं सिखाएंगे कि सिर्फ एकेडमिक्स है, सिर्फ किताबी कीड़ा बना के नहीं छोड़ेंगे बच्चों को। हम उन्हें फ़न लर्निंग एनवायरनमेंट देंगे जिसमें खेल खेल में बच्चे सीख जाएंगे जो उन्हें सीखना है। फिर आगे है कि लाइफ स्किल्स। हम शुरू से अगर बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाते हैं तो बहुत आसानी से वो सीखते हैं। वही लाइफ स्किल हम टीन एज में सिखाने की कोशिश करते तो बच्चे मना करते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हमने जो पीरियड में वो सीखते हैं लाइफ स्किल्स तब उन्हें हमने बोला होता है कि नहीं नहीं अभी मत करो, आप तो अभी बहुत छोटे हो। और इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग हार्दिक सर ने ऑलरेडी कवर किया ही है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी हम आजकल देखते हैं। आज के ज़माने में जो छोटे बच्चे, हम उनकी क्यूरियोसिटी अगर उसे हम कील ना करें, उसे ज़िंदा रखें, तो हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है बच्चों को बड़ा करने में। इसमें एक आई डोंट नो पिछली बार ये एग्जांपल मैंने लिया था आप लोगों के साथ में कि नहीं, मगर एक सिंपल सा, एक बहुत ही एविडेंट सी चीज़ है कि 1 साल से 5 साल की उम्र में आपने कभी बच्चे को झाड़ू उठाते देखा है? विदाउट फेल देखा है? तो ये यूनिवर्सल चीज़ है। ये पता है, आप यूएस में गए, यूके में गए, कहीं पे भी गए तो ये हाँ बोलते ही है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक बहुत स्वाभाविक चीज़ है। उनको ये समझ में आता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ होती है। उसी के साथ साथ में उनको एक डिग्निटी ऑफ लेबर महसूस होता है कि कोई एक व्यक्ति घर में है जो बहुत काम करता है और जिसके काम से लोग खुश होते हैं। उस एज में आपने अगर उस बच्चे के हाथ से झाड़ू छीन लिया तो फिर उसके दिमाग में ये मैसेज जाता है कि झाड़ू पकड़ना ये गंदी बात है और झाड़ू पकड़ने वाले लोग गंदे लोग होते हैं। तो ये हो गया। और दूसरी बात, टीनेज में जैसा दीपाली दी ने कहा कि उस टाइम पे उनको झाड़ू मारने बोलो, कोई हालत में हाथ नहीं लगाते वो। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया सर ने, और हम एक्सपीरियंस कर चुके होंगे इस चीज़ को। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हम उन्हें बोलते हैं कम से कम अपना रूम तो साफ रखा करो, नहीं रखते हो, क्योंकि उनको जो एज में हमने वो ट्रेनिंग देनी चाहिए हमने नहीं दी थी। और हम एक फैक्टर लेके आ रहे हैं जिसे आचार्य श्री भी इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे कि हमारी शिक्षा प्रादेशिक भाषा में होनी चाहिए। आजकल हम इंग्लिश मीडियम में ही डालते हैं बच्चों को, और वहाँ पे कंपलसरी ऐसा बोला जाता है कि इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। तो होता ये है कि बच्चों की अपनी जो मदर टंग है, इतने छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे वो समझ ही नहीं पाते हैं सडनली इंग्लिश का ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चे म्यूट हो जाते हैं, वहीं पे खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। तो हमारे स्कूल में ऐसा रहेगा कि हम जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है वो हिंदी में रहेगा, उसके साथ साथ हम उन्हें इंग्लिश भी सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब फर्स्ट ग्रेड तक बच्चा आएगा तो जो एक सीबीएसई स्कूल में इंग्लिश की लेवल चाहिए होती है बच्चे में, वो भी हम विकसित करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि हम बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे। आज हम प्रकृति के बहुत दूर जा रहे हैं और उसी के कारण हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स, हरिकेन्स, ये सब हम फेस कर रहे हैं।
तो इट्स हाई टाइम कि अगर हम फिर से हमारे प्रकृति में आ जाए, प्रकृति से जुड़े। आजकल बच्चों में इतना ज़्यादा इम्पेशंस हो गया है शॉर्ट्स और रील्स देख के कि उन्हें अगर कोई चीज़ चाहिए तो उन्हें चुटकी में वो चीज़ चाहिए ही चाहिए है। लेकिन वही बच्चा जब देखेगा, प्लांट्स की ग्रोथ देखेगा, डेली जाके उसे वाटरिंग करेगा, कितना समय लगता है। हमारा फूड जो हमारे प्लेट में आता है, उन्हें तो लगता है कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, 2 मिनट में खाना बन जाता है, लेकिन उसकी जर्नी कितनी बड़ी है। वो बीज बोने से वो हमारे प्लेट तक आने तक उसे कितना टाइम लगा है, उसके पीछे कितना पेशेंस हुआ है, कितनी मेहनत हुई है। जब बच्चे प्रकृति से जुड़ेंगे, इन सब में इन्वॉल्व होंगे, तो बच्चों में वो पेशेंस डेवलप होगा, बच्चों में वो एम्पैथी डेवलप होगी, जो हम एक्सटर्नली बच्चों को सिखाना चाहते हैं लेकिन नहीं सीख पाते हैं बच्चे। ये अंदर से बच्चों को समझ में आएगा जब वो प्रकृति में काम करेंगे, गार्डनिंग में इन्वॉल्व रहेंगे, तो बच्चे अपने आप करुणा की भावना को समझेंगे, अपने आप पेशेंस को समझेंगे। ये डिलीवरी मॉडल मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया कि किस तरह से वो सीखेंगे, किस तरह से टीचर का रोल रहेगा। यहाँ पे हम टीचर बोलते ही नहीं हैं, अगर सर मैं करेक्ट हूँ, टीचर्स आर एक्चुअली द फैसिलिटेटर्स इन आवर एकेडमी, दे विल नॉट बी द टीचर्स। इसमें एक्चुअली ये करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज पहला तो एक जो अभी स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था कि चिल्ड्रन लर्न अ लिटिल ऑफ व्हाट यू टीच देम एंड एवरीथिंग दैट यू डू। तो उसमें होता ये है कि बच्चे के जो सेंसोरियल्स है या जो ऑलरेडी उनमें सेंसिटिविटी डेवलप्ड है, वो ओरिएंटेड ही इस हिसाब से है कि वो उनका ब्रेन मल्टीपल जगह से लर्न करता है। और ये ऐसा हो जाता है कि जैसा हम लोग क्लास में मॉरल ऑफ द स्टोरी सिखाते हैं, एक कहानी पढ़ाते हैं और फिर बाद में कहानी के बाद में एक वाक्य में बोल देते हैं कि ये कहानी किस बारे में थी। अब थर्स्टी क्रो का एग्जाम्पल है। थर्स्टी क्रो सब लोगों ने पढ़ा है ना, प्यासा कौवा, थर्स्टी क्रो। तो उसमें हम लोगों को क्या सिखाता है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? हार्ड वर्क, है ना, मेहनत करोगे तो बड़ा होगा। ये सच है क्या? आप सिर्फ मेहनत करोगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो ये लेसन हम लोग का छूट जाता है अगर हम लोग बच्चों को मॉरल देते ही नहीं है, उनको सिर्फ कहानी बताते हैं कि ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो उसमें से बच्चा आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी सीखता था कि जितने पत्थर डाले उतना ही पानी ऊपर होता है। बच्चा ये भी सीख सकता था कि क्रोज आर वेरी स्मार्ट क्रीचर्स। आपको पता है ये कंपटीशन लगी है लोगों के बीच में कि क्रोज से वो पजल सॉल्व करवाते हैं। आप YouTube पे सर्च कीजिए, लोगों ने ऐसे ऐसे अतरंगी पजल्स बना के रखे हैं जो क्रोज सॉल्व कर सकते हैं। 32 स्टेप्स तक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो क्रोज, उतने इंटेलिजेंट क्रीचर्स होते हैं। ये तो सीख बच्चों को मिलती नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ों में हम लोग रुकावट डाल रहे हैं। अगर सिर्फ हम लोग बोल देते कि टीचर पढ़ाएंगे, तो टीचर का काम है फैसिलिटेट करना, मतलब जो ऑलरेडी बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बाधा ना बनते हुए उनको प्रोत्साहन देना। आगे मैं वैभव भैया को यहाँ बुलाना चाहूँगी, आगे का जो अपना पेरेंटिंग का वाला पार्ट है वो समझाने के लिए। तो अभी तक हमने पहले तो ये समझा कि अभी करंट सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या है, और फिर VGA कैसे इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके अपने बच्चों के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करना चाहता है जहाँ पे बच्चों के इमेजिनेशन, बच्चों को फ्रीडम मिले, वो जो करना चाहते हैं, वो जो खेलना चाहते हैं, उस खेल के माध्यम से वो सीखे, ना कि उन्हें कोई सिखाए। अभी इसमें 3 लोगों की टीम है। एक तो बच्चा खुद है जो कुछ सीख रहा है, एक तो स्कूल है या फिर टीचर्स है या फैसिलिटेटर्स है जो उसको उस टीचिंग्स, वो लर्निंग्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और तीसरी कड़ी है पेरेंट्स, अभिभावक। आजकल ये देखने में आता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आजकल जनरली ये देखने में आता है कि हम लोग बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं और फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म, पूरी जिम्मेदारी स्कूल की है। जो भी स्कूल पढ़ाएगा, जो भी स्कूल करेगा, वही वो पढ़ेगा बच्चा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा।
यहाँ पे हमें एज अ टीम काम करना है, जहाँ पे बच्चा, पेरेंट्स, अभिभावक और स्कूल वीजीए, ये हम तीनों की एक टीम होगी जिसमें बच्चा ग्रो करेगा, बच्चा खुद से सीखेगा और सेल्फ लर्निंग उसमें डेवलप होगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जब हम बोल रहे हैं कि टीम होगी तो पेरेंट्स के लिए क्या होगा, तो ये एक अलग चीज होगी हमारे यहाँ की पेरेंट्स के लिए भी सेशंस होंगे। जैसे कई एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमने सीखा है कि कैसे बच्चे जिस एज में होते हैं उस एज में कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है या फिर क्या नहीं करना है, बेसिकली क्या नहीं करना है, उनके सामने क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये हम सीखे थे किसी पेरेंटिंग एक्सपर्ट से। तभी हम थोड़ा सा ये डिसीजन ले पाए कि हाँ हमें ऐसी स्कूल्स में भेजना है या फिर हमें स्कूल नहीं भेजना है, कुछ साल तक हमें अपने घर पर ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे बच्चा खुद पढ़े। तो ये सब चीज़ें हम पेरेंट्स के लिए भी करेंगे यहाँ पे। तो जो भी पेरेंट्स रहेंगे उनके सेशंस रहेंगे, वो बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर के बाद शिवाजी सर जो है, जहाँ अभी बच्चों को वो टॉयज बनाना सिखा रहे हैं, तो अभी पेरेंट्स के साथ भी बच्चे कुछ बनाए, ऐसा कुछ भी हम करेंगे अभी। तो वैसे ही हम आगे भी करेंगे। तो ये जस्ट एक फाइनल टच ये है कि यहाँ पे बच्चा अकेला नहीं होगा या फिर बच्चा और स्कूल ये नहीं होंगे, तो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे उतने ही। अभी जैसे हार्दिक सर ने पहले भी बताया, क्या ये पहला स्कूल ऐसा है? तो नहीं, हम बहुत लेट है इसमें। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स चल रहे हैं मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में, नागपुर में, अमरावती में हार्दिक सर का स्कूल है और एक स्कूल है, और फिर अपने नागपुर में भी एक वर्ल्ड ऑफ स्कूल है। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। उसमें से एक डीएलआर से जिसमें दीपाली दीदी के बच्चे पढ़ते हैं, एक कल्पवृक्ष एकेडमी है पुणे में जहाँ पे मेरा बेटा अभी जा रहा है, जो 9 साल तक वो स्कूल नहीं गया, मगर 9 साल के बाद उसको ऐसा स्कूल ढूंढा हमने जहाँ पे ऐसी लर्निंग होती है, क्योंकि बच्चे के नीड के हिसाब से हमें सोचना पड़ा। तो निवम है, निवम भी ऐसे ही स्कूल है। आप अमरावती जाकर देख सकते हैं, आपके पास से अमरावती पास में, आप कभी विजिट कर सकते हैं उनके स्कूल को। दोनों उनके 2 कैंपस है, एक प्री प्राइमरी वाला कैंपस है, एक प्राइमरी वाला कैंपस है जहाँ पे 7th तक अभी है। तो दोनों कैंपस आप देखोगे तो आपको लगेगा ये ऐसे स्कूल्स होने चाहिए। तो यही हमारा प्रयास है यहाँ पे कि इस प्रकार के स्कूल्स हो। बाकी बहुत सारी बड़ी लिस्ट भी है जहाँ पे अलग अलग जगहों पे, जैसे जे कृष्णमूर्ति जी थे एक फिलोसोफर, उनके फिलोसॉफी पे बेस्ड भी भारत में 6 से 7 रेसिडेंशियल स्कूल चलते हैं। एक पुणे में है सह्याद्री स्कूल जहाँ से हार्दिक सर पढ़े हैं, बेंगलोर में एक है, वाराणसी में है, ऐसे अलग अलग जगह पे स्कूल्स भी है जो अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजीज या होलिस्टिक लर्निंग, होलिस्टिक ग्रोथ बच्चों के बारे में सोचते हैं और वो करते हैं। तो इसको आप जा कर के देख सकते हैं और भी नॉलेज ले सकते हैं। तो इसी के लिए ये लिस्ट आपको सर्कुलेट कर दी जाएगी ताकि आप बाद में भी जाके देख सके। तो यही अपना ये सेशन तो समाप्त होता है, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपके कुछ क्वेरीज होंगे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, हार्दिक सर भी कुछ कहेंगे। सी एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें हम लोग जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों पे गाइड करते हैं बच्चों को, ये सारी वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आगे होने वाली है। आप में से कितने लोग हैं जो या तो आपने खुद ने ये किया होगा या आपके सामने लाइव एग्जांपल्स होंगे जिन्होंने 10वीं तक के शायद कुछ भी पढ़ाई नहीं की या बहुत मिनिमल पढ़ाई की, एंड फिर आपने 11th-12th में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करने थे तब बराबर कर लिया। यस, तो फिर 1st to 10th तक किया गया आपने। तो उस टाइम पे अगर आपको दूसरी तरह से अगर गाइडेंस मिलता, हो सकता है फाइनेंशियल एजुकेशन मिलता, या फिर टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करते ये मिलता, या फिर अगर घर में कुछ भी अगर ख़राब हो जाता है, मैकेनिकल चीज़ें, इलेक्ट्रिकल चीज़ें कैसे रिपेयर करते हैं, ये चीज़ें अगर आपको मिलती तो आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। एक टाइम था जब भारत का मतलब ये जो पूरा जो ट्रायंगल है अपना, वेस्ट से लेके ईस्ट तक के, गुजरात वगैरह से लेके इस तरफ नागालैंड वगैरह तक के, एंड ऑब्वियसली बियॉन्ड पाकिस्तान वगैरह का भी जो टेरिटरी है,
ये पूरे एरिया में हर घर एक इंडस्ट्री रहती थी। अभी भी कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं, अपना घी खुद निकालना और ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम लोग घर पे ही करते थे। तो पहले साबुन भी हम लोग खुद ही बनाते थे, रीठा वगैरह से खुद ही बना लेते थे। पहले तो शादी के टाइम पे ये रिक्वायरमेंट रहती थी कि घर में अगर गाय नहीं है तो शादी नहीं होगी। एवरी हाउस वॉज एन इंडस्ट्री, हर घर एक इंडस्ट्री रहता था। तो ये कहीं तो भी हम लोगों ने ये सब कट शॉर्ट करके हम लोगों ने सिर्फ पढ़ाई का दम लगा दिया है। अभी देखिए अराउंड 11th स्टैंडर्ड तक आपको 90 to 95% पॉपुलेशन यूथ की दिखेगी चश्मों के साथ में। एक ही आकार के लोग, सब ऐसे एकदम पूरी तरह से कंप्रेस्ड, शोल्डर्स झुके हुए और चश्मे। तो हम लोगों ने फैक्ट्री बना ली है ऐसे स्टैचूज निकालने की, सब एक ही आकार के बच्चे निकल रहे बाहर। तो इसमें कोई दम नहीं है ना, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। और फिर बाद में हम लोग बोलते हैं कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लिया, अभी पैसे, सॉरी कॉलेज नहीं, इंडस्ट्री वगैरह ज्वाइन कर ली, पैसे बनाते हैं, अभी जिम जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको किसी और को पैसे देने पड़ रहे। पहले अगर खुद के कपड़े धोते तो जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये सब चीज़ें बचपन से ही सिखाए जाते हैं, तो ये टाइम है सिखाने का उनको। अगर ये टाइम पे आप नहीं सिखाते हैं तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं सीखेंगे। दिस इज़ देयर फाउंडेशन, ये उनकी नींव है। तो ये जो फाउंडेशन है ये हम लोग बिल्डिंग के टाइम पे बराबर कर लेते हैं। घर बनाने के टाइम पे आप सीधी दीवार खड़ी करते हैं क्या, कि पहले फाउंडेशन बनाते हैं? तो हम लोग बच्चों के साथ में सीधी दीवार क्यों खड़े कर रहे हैं? तो दिस इज वन क्वेश्चन आई पोज टू यू, बट नाउ वी ऑल्सो ओपन अप फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। तो आपके तरफ से कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जैसा आपने बात किया कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा इशू है। एज अ पेरेंट, मैं खुद एक टीचर हूँ, फिर भी मेरे लिए एक पेरेंटिंग एक मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। बीइंग अ टीचर इट इज़ मच ईजियर फॉर मी, बट एज अ पेरेंट रोल प्ले करना मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं खुद उस चीज़ों से निकल रही हूँ, मतलब मैं जो देखती हूँ और मेरा डेली मैं काफ़ी बच्चों को फेस आउट करती हूँ, तो मुझे ये महसूस होता है कि स्टूडेंट्स जितने प्रेशराइज्ड है उससे ज़्यादा सोशल प्रेशर आज पेरेंट्स पर है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो एकेडमी बच्चों के लिए पेरेंट्स नहीं देखते, वो अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एकेडमी देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें जो पेरेंट को लगता है कि हमने फ़ी पे कर दिया, सो ड्यूटी नहीं, वो बोलते हैं ना, मेरा मतलब पैसा दे दिया, ये चीज़ मेरी हो गई। तो वो उसके वजह से मुझे लगता है कि शायद टीचर्स ज़्यादा प्रेशर है। एज अ टीचर हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं प्रेशराइज नहीं हूँ या मैं बहुत प्रेशराइज हूँ, बट मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो भूल गए हैं, उसके वजह से शायद हम वो आउटकम या पॉजिटिविटी एटीट्यूड लाइफ के लिए हम नहीं दे पा रहे। हमारे जो महाराज श्री है, हम भी जानते हैं कि उन्होंने उस लाइफ मतलब उस ज़माने में जो एजुकेशन लिया, आज उसके वजह से उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ना सिर्फ सोशली और रिलीजियसली, बट एक गाइडेंस पेरेंट को अब ज़्यादा चाहिए एज पर इंडिविजुअल। मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चों से ज़्यादा सेशन एक अभिभावकों को ज़्यादा चाहिए है, जो वो एक्चुअली समझ सके कि उनकी नीड्स हमें क्या फुलफ़िल करना है, क्योंकि डिमांड क्या है वो उन्हें पता ही नहीं है, तो वो सप्लाई कहाँ से करेंगे। ये वुड यू लाइक टू आंसर? ओके, सी ये कैसा है कि ये परिस्थिति हम लोग को समझना ज़रूरी है कि हम लोग अभी इस मंच पे जो भी चीज़ बोल रहे हैं ये किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ना ही रायन इंटरनेशनल बुरा है, ना ही पेरेंट्स बुरे हैं, ना ही टीचर्स बुरे हैं। प्रॉब्लम है परिस्थिति। ये जो सिचुएशन आ गई है ये धीरे धीरे आई है। ओवरनाइट जब 60 साल पहले पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था, या 75 साल पहले, अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो उतने समय पहले जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था तो उसका मकसद क्लियर था, दैट वाज टू एजुकेट पीपल। अब वो एजुकेशन की डेफिनेशन तब अब किसी को पता नहीं थी,
तो उसके बारे में कौन क्या कर सकता है? उसकी नीड भी तब नहीं थी, बट धीरे धीरे जब समझ में आ रहा है कि उसकी प्रॉब्लम अब बढ़ते जा रही है। प्लास्टिक जिसने इन्वेंट किया है उसने तो ये नहीं सोचा होगा ना कि मेरे वजह से इतने पक्षी, लोग, गाय, भैंस सब मरेंगे। वो तो आज हो रहा है, तब थोड़ी ना हो रहा था। तो उस समय पे तो उसने बहुत सोच के ये चीज़ इन्वेंट की होगी ना कि ऐसा कोई मटेरियल रहना चाहिए जो सब जगह यूज़ कर सके, पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो और बहुत रेजिलियंट हो। एंड प्लास्टिक यूज़फुल नहीं है ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, ये रूम में कितनी सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई है। बट देन द थिंग इज के टाइम के साथ में वो चीज़ सामने आ रही है कि अब ये प्रॉब्लम होते जा रही है। शायद उस टाइम पे अगर उतना सोचा रहता या फिर उस टाइम पे अगर उसकी थोड़ी सी भी भनक रहती तो हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते, मगर उसके बाकी और परिणाम को सोच के उसके बाकी के प्रोसेसेस भी तैयार रहते हैं। हो सकता है कि तभी से हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी जो आजकल हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि जो भी आप यूज़ करते हैं प्लास्टिक की चीज़ें वो वापस जाती है, फिर उसको वापस रीप्रोसेस करके दूसरे जगह पे लगाते हैं। तो हो सकता है कि वो चीज़ तभी हो जाती, तो आज उतना कचरा होता ही नहीं। तो ये जो फोरसाइट है, ये फोरसाइट अब इंसानों को रखना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि अब समझ में आ गया है, अब हम लोगों को पता है। अब अगर हम लोग इस पे काम नहीं करेंगे तो ये मूर्खता होगी, राइट? एविडेंस होने के बाद में तो उस पर काम करना ही पड़ेगा ना। सभी को जय जिनेंद्र। वैसे तो मैं विद्याग्रेस एकेडमी की तरफ से आपके साथ में जुड़ के काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सवाल इस साइड से है कि हम विद्याग्रेस एकेडमी को ही क्यों चुने, और ऐसा आप हमारे जो बच्चे हम आपको समाज की तरफ से देंगे, आप उसके बदले में हमें ऐसा क्या कैसा बच्चा क्या देंगे जो बाकी जो ब्रांडेड स्कूल हैं, जितने भी नागपुर शहर के या कहीं के भी ब्रांडेड स्कूल है, उनसे क्या हट करके आप हमारे समाज को बच्चा देंगे? उसके अंदर में ऐसा क्या क्वालिटी डिफरेंट रहेगी कि हम विद्याग्रेस एकेडमी के साथ ही जुड़े? अगर इस सवाल का जवाब बहुत क्लियर अगर आप हमको दे सकें तो निश्चित ही इसका फायदा आपको मिलेगा। एक पहली बात तो ये है कि जो एक मानसिकता होती है, जो सही मानसिकता से स्कूल चलाते हैं और जो सही मानसिकता से स्कूल की स्थापना करते हैं, उन लोगों के साथ में सही लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। आज जो शिवाजी सर है, आई नो फॉर अ फैक्ट कि DLRC एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के सोच और विचार एकदम स्पष्ट है। तो ऐसे लोग उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर पता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट होगा। जब मेरे विचार अगर स्पष्ट है तो मैं तो उन्हीं लोगों के साथ में काम करना चाहूँगा ना जिनके विचार स्पष्ट है। मैं उन लोगों के साथ में क्यों काम करूँगा कि वो मुझे एज अ ब्रांड स्कूल बुला रहे हैं ये हाईलाइट करने के लिए कि देखो मैंने कितने बड़े व्यक्ति को बुलाया है, राइट? सो ये एक रिफ्लेक्शन है कि दिमाग और सोच और मानसिकता ये सही जगह पे है। एक पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ब्रांड स्कूल्स बहुत सारे हैं। ब्रांड स्कूल का पर्पस क्या है ये भी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अल्टीमेट एम इज बिजनेस, अल्टीमेट एम पैसा कमाना है, और वो इस साइकिल से बाहर निकल भी नहीं सकते क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल ही वैसा बनता है कि वो अगर रुकेगा तो उसमें बहुत सारा लॉस होगा जिसको रिकवर करना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें लोकल लोग से लेके एक्चुअल फ्रेंचाइजी तक, मतलब कंपनी तक, हर किसी का पैसा लगा हुआ रहता है। और वो जब सर्कुलेशन बंद होता है तो एक इकोनॉमी का एक पूरा सेक्शन कोलैप्स होता है। तो इसलिए उनका मेन मकसद वो है। तीसरी बात यह है कि जहाँ पर रिसर्च करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो एक कंटिन्यूस मॉडल होता है। तो यहाँ पर हर बात पे बहुत डीप तक जाके सोच कर हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। अभी जितना रिसर्च चल रहा है, अभी शायद 1-2 महीने में हम लोगों ने जितना ग्राउंड वर्क किया है उतना शायद मैंने स्कूल चलाने के 8 साल 9 साल में मैंने इतने टाइम में नहीं किया है। तो इतने डेप्थ तक जाना और हर इंटेंशन को क्लियर करना, इससे ही हम लोग जैसे बोलते हैं तपस्या से ही प्रोत्साहन होता है, तपस्या से ही बढ़ावा होता है। तो ये दिस इज द तपस्या।
तो अभी जो हम लोगों का इतनी सारी जो मेहनत चल रही है वो यही देखने के लिए चल रही है कि बच्चों की ज़रूरतें क्या है एंड उन ज़रूरतों के हिसाब से एक स्कूल बनाना, क्योंकि स्कूल बनाना बहुत आसान है। इमारत खड़ी कर दी, उसमें मिकी माउस, ओशन फिश, ऐसे सब पूरे पेंटिंग वगैरह कर लिए, मगर ये रिसर्च करने के बाद में समझ में आता है कि बच्चों को उसकी ज़रूरत है ही नहीं। उनके लिए ये ओवर सेंसिटिविटी है, ओवर विजुअलाइजेशन है। जब इनके सामने आप इतने सारे कलर्स रखते हैं तो उनका दिमाग बंद हो जाता है। उन्हें चाहिए प्लेन दीवार, बिकॉज वो लोग जो सीखते हैं वो जितने रेट से और जो एक्सेप्टेंस के साथ में सीखते हैं, आप इस स्टेज पे अगर एक बार नज़र घुमाएंगे तो आपको कितनी सारी चीज़ें दिखेगी विदाउट काउंटिंग, बिना गिने। आप अगर आपके सामने जो दृश्य है आप आप ऐसे ही बता दीजिए कि कितनी चीज़ें हैं मेरे सामने, और आप ये देखिए कि जब बच्चा रहता है, आप अगर पूरा कंसंट्रेशन लगा के एक एक चीज़ गिनेंगे, वो चेयर से, सोफा से लेके ये फ्लेक्स तक के, और कितने फूल है, ये सारी चीज़ें बच्चों को ये पूरा दिखता है एट वन टाइम। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके दिमाग में स्ट्रेस कितना होता है। और वही अगर प्लेन दीवार रहे, माँ की आवाज़ रहे, या फिर कुछ खिलौने वगैरह की आवाज़ रहे, म्यूज़िक रहे, बर्ड्स की चर्पिंग रहे, इतने में उनका गुजारा हो जाता है। देयर सेंसिटिविटी डेवलप्स। इससे ज़्यादा आप देंगे तो फिर बच्चों का स्टिमुलेशन डैमेज हो जाता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। परवारपुरा समाज से मेरा बचपन का संबंध रहा है। मैं इतवारी परवारपुरे में जन्म तो नहीं लिया, लेकिन मैं यहाँ काफ़ी साल रहा हूँ, और भाग्य से रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं अभी जस्ट रिटायर्ड हुआ मई में। आशीष भैया ने जैसे पूछा कि विद्या ग्रेस एकेडमी में हम बच्चों को क्यों भेजें, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। हम सब बनिया हैं, और बनिया को बनिया की भाषा में समझाएंगे, जल्दी समझ में आएगा। 4 लोग अगर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो 2000 का बिल बनता है, और शाम की भूख गायब हो जाती है, पेट खराब होता है, बहुत सारे मिर्च मसाले पड़े रहते हैं, गैस बनने लगती है। और वही खाना घर में अगर हम 500 रुपये में हमारी वाइफ मदर बना के खिलाती है तो शाम को ही भूख लगती है हमको। तो ये ग्रेस एकेडमी आपको क्वालिटी एजुकेशन तो देगी देगी, सस्ता सुंदर टिकाऊ एजुकेशन भी होगा। जो पैसा हमारे समाज का बाहर जा रहा है वो हमारे समाज में रहेगा। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम लाखों करोड़ रुपए देके मंदिर बहुत सारे बना लिए, लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारी एक शव यात्रा की गाड़ी नहीं है, हमको किसी को मंगाना पड़ता है। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए एक हॉस्पिटल नहीं है। तो ये आज सही वक्त आ गया है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समाज को, लोगों को, आप सभी लोगों को, कि एक अच्छा कदम समाज लेने जा रही है। और अगर आपको विश्वास नहीं है, आपके 2 बच्चे हैं, तो आप एक बच्चे को विद्या ग्रेस एकेडमी में भेजना, एक आप दूसरे डीपीएस में भेजना। फिर देखना कि आपको 10 लाख रुपए साल का देने वाला बच्चा आपको माँ बाप नहीं बोल रहा, और ये बच्चा आपके चरण स्पर्श करेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। सर जैसे जिस टाइम पे हम लोग एजुकेशन ले रहे थे उस समय आईटी का बहुत बूम था, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। लेकिन 5-6 साल जॉब करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये वो चीज़ नहीं है लाइफ से जो मुझे चाहिए थी। फिर शादी हो गई, पेरेंट्स बन गए, पेरेंटिंग में मन लग गया, लेकिन अभी भी वो एक डिसकंटेंटमेंट लाइफ में रहता ही है कि हमें कुछ करना है। और इनफैक्ट मेरी ही लाइफ में नहीं, यहाँ बैठे जितने भी पेरेंट्स होंगे उनकी लाइफ में भी ऐसा ही होगा कि यार हमें जो करना था हम वो कर नहीं पाए, या आज जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो क्या हमारी एकेडमी वीजीए जो रहेगी वो ऐसी क्वालिटी क्या ऐड कर सकती है बच्चों में कि वो जिस लेवल पे हैं लाइफ में उनको एक सेटिस्फैक्शन, उनको वो कंटेंटमेंट रहे। लेकिन अगर वो लाइफ से कंटेंटेड हो गए तो फिर वो इनोवेशन कैसे करेंगे? मतलब आप इसको किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं? तो बेसिकली अगर आपने ध्यान दिया होगा, हार्दिक सर ने एक स्लाइड बताई थी लाइफ स्किल्स, 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स। उसमें जो आप बोल रहे हो, जैसे
डिसकंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन नहीं है जो मैं कर रहा हूँ उसमें। अभी जब बच्चा ऐसे माहौल में सीखेगा, मैं बोल रहा हूँ सीखेगा, ना कि उन्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। जब बच्चा ऐसे माहौल में सीखेगा तो वो सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डिसीजन मेकिंग उसमें आएगा। ये मैं खुद अनुभव कर चुका हूँ मेरे बच्चे के साथ, और ऐसे कई बच्चे जो ऐसे अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम से गुजर रहे हैं। ये बच्चे 8वीं 9वीं तक इतने क्लियर होते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे पता है। और यहाँ पे कितने सारे बैठे हुए लोग हैं, मैं खुद भी अभी भी मैं पता नहीं मुझे क्या करना है, ऐसा है। मैं अभी जॉब तो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे घर चलाना है, लेकिन मुझे पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होगा यहाँ पे। तो मैंने ऐसे बच्चे देखे जो अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम से गुजरे हैं, ऐसी लर्निंग मेथोडोलॉजी से गुजरे हैं, जो 8वीं 9वीं में ही क्लियर है कि मुझे ये ही करना है लाइफ में, और वो करते हैं और वो खुद से करते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अपने ही समाज के एक मनीष जैन करके एक है, IIT गांधीनगर में वो अभी पढ़ाते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ है, मनीष जैन और उनके, नहीं वो उदयपुर वाले अलग है। ये मनीष जैन IIT गांधीनगर में है। इन्होंने अपने, वो जो बैंगलोर में था, इनका बेटा था जय कृष्णमूर्ति वाली एक स्कूल है वहाँ पे वो पढ़ता था। उनका ट्रांसफ़र हुआ पुणे में, लेकिन पुणे में उनको ऐसा स्कूल मिला नहीं। वो बच्चा 1-2 स्कूल ट्राई किया 7th स्टैंडर्ड तक, और उसके बाद में उसने बोला यार मेरे को यहाँ पे ऐसा स्कूल मिल नहीं रहा है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। तो उनके पेरेंट्स को वो समझ थी कि हाँ ठीक है, बच्चा जो डिसीजन ले रहा है एक बार हम ट्राई करते कि क्या डिसीजन ले रहा है, देखते तो है क्या करने वाला है। उन्होंने स्कूल से निकाला। उस बच्चे ने अपने हॉबीज के ऊपर ध्यान दिया 2 साल तक। लेगोज खेलता था, लेगोज के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेगो बहुत अलग लेवल पे लेगोज का होता है जो हमें पता नहीं है, तो उसमें वो आगे गया। फिर 9वीं के एज में जब वो आया, तब उसको ऐसा लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे पता चल गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई चीज़ हो गई होगी उसके साथ, तो उसको पता चला कि मेरे को डॉक्टर बनना है। अभी 7वीं तक उसने स्कूलिंग किया, लेकिन 7वीं के बाद स्कूल नहीं किया, और डॉक्टर बनना है तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने फिर IGCSE जो बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड है, जो हम एज अ प्राइवेट कैंडिडेट हम बाहर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, उस बोर्ड को उसने एनरोल कराया। 10th की एग्ज़ाम उसने वहाँ से दी। उसके बाद हम लोग को तो आज पता ही है 10th के बाद क्या होता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप जस्ट एक मॉक एडमिशन ले लो कहीं पे, मगर किसी ट्यूशन में जा करके, किसी वो कोचिंग क्लास में जा करके आप पढ़ो। वो बच्चे में सेल्फ लर्निंग इतना हो गया था कि उसने CBSE में एडमिशन तो लिया, उसके बाद में उसने कोचिंग क्लास कोई नहीं लगाई, सेल्फ लर्निंग की, और उसके बेसिस पे उसको एम्स में ये राजस्थान में एम्स जो है वहाँ पे वो MBBS हो गया, अभी वो डॉक्टर है। तो उस बच्चे को ये क्लियर था, वो 7th 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को क्लियर था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो जब ऐसा एनवायरनमेंट हम पेरेंट्स या कोई स्कूल बच्चों को देता है, तो वो बच्चे क्लियर होते हैं, उनको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें उनको समझने की ज़रूरत होती है जो हमें करना है। एक इसमें और एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये होता है कि घर पे जब शिक्षा होती है तो घर की शिक्षा में कोई आपको सर्टिफिकेट और अवार्ड नहीं देता। तो इसके वजह से हम लोग जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसी से जो सेटिस्फैक्शन जनरेट होता है, हैप्पीनेस जनरेट होता है, उसी में हम लोग को मज़ा आ जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की और उसका रिजल्ट ये है। तो उसके वजह से ओरिएंटेशन बहुत क्लियर रहता है। अभी प्रॉब्लम कैसा होता है कि जब कोई हमको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है कि ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ है, इसके लिए ये अगर बच्चा करता है तो मैं उसको अवार्ड दूंगा, और ये अगर बच्चा करता है तो मैं उसको पनिश करूंगा, तो ये इसके वजह से वो बच्चे के नेचुरल चीज़ के वजह से वो डायरेक्शन गड़बड़ हो जाती है। एंड बड़े जब होते हैं तो अवार्ड तो नहीं मिलता है, तो अवार्ड नहीं मिलता है तो उसको फुलफिलमेंट नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बड़े होने के बाद में हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा, कितने लोग आप ही में से ऐसे होते हैं कि जब पीछे डंडा नहीं रहता है तब प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, राइट? हम में से ही कितने लोग ये बोलते हैं कि जब तक के डेडलाइन नहीं है, जब तक के कोई पीछे पड़ता नहीं है, तब तक के वो काम नहीं होता है। ये इसी की वजह से, क्योंकि बचपन में इसी तरह से हम लोग बड़े हुए। मैम, आपने कंटेनमेंट के बारे में बोला था, तो मैं थोड़ा 2 मिनट टाइम और लूँगी।
मेरी बड़ी बेटी अभी 11th ग्रेड में है, तो उनको 8th ग्रेड से उन्हें सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में काम करना रहता है कंपलसरी। हर हफ्ते 2 घंटे उन्हें एक कैंपस के बाहर कोई एनजीओ में जाके काम करना रहता है और उनको उसके लिए स्कूल से मेंटर असाइन रहता है। प्लस कैंपस में भी उन्हें इंटर्नशिप करनी होती है। जैसे मेरी बेटी अभी 11th ग्रेड में है, लेकिन वो प्राइमरी ग्रेड के 1 घंटा वो हिंदी के लिए असिस्ट करती है। वहाँ पे क्लास में जाके जब उसको फ्री पीरियड है वहाँ पे वो टीचर को असिस्ट करती है। वो उसका ऑन कैंपस इंटर्नशिप है और 1 घंटा वो न्यूमरेसी क्लास में, प्राइमरी के न्यूमरेसी क्लास में जाके असिस्ट करती है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं फिर वो अपनी पढ़ाई कब करती है, लेकिन वो जो 2 घंटे वहाँ देती है उससे वो बहुत कुछ सीखती है जो उसे अपनी पढ़ाई में काम आता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है, इन्हें एक्सटर्नल इंटर्नशिप कंपलसरी होती है एनजीओ के साथ। हर साल के शुरू में इनके स्कूल में 25-30 एनजीओज आते हैं। वो अपना खुद का क्या काम करते प्रेजेंट करते हैं और बच्चे चूज़ करते हैं खुद के वो कौन से एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं। तो इस साल मेरी बेटी एक प्रदीप भारती बोल के एनजीओ है पुणे में, निगड़ी में, उन्होंने क्या किया है, जो पाड़ा जानते हैं, छोटे पाड़ा होता है, बस्ती होती है, तो पुणे के पास की ऐसी एक मोशी में बस्ती है, वहाँ से वो लड़कियों को लाते हैं पेरेंट्स के कंसेंट से और उनको रहने की व्यवस्था है। आरटी के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, वो पुणे की एक बहुत फेमस मराठी मीडियम स्कूल है ज्ञान प्रबोधिनी, वहाँ पे इन लड़कियों का एडमिशन कराते हैं और उनको मीन्स पूरा डेवलप करते हैं। तो मेरी बेटी आस्था ने वो एनजीओ को सिलेक्ट किया। अभी वो एवरी सैटरडे वहाँ उनके हॉस्टल पे जाके उन लड़कियों को कुछ ना कुछ सिखाती है। तो वहाँ पे 1st ग्रेड से लेके ग्रेजुएशन तक की लड़कियाँ हैं। तो उन्होंने बोला था कि इनको इंग्लिश सिखाना है, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं था इंग्लिश ऐसे ब्लैक बोर्ड पे सीखने में, तो आस्था उनको आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू इंग्लिश सिखाती है। तो उसने इस साल दिवाली पे नए कपड़े नहीं खरीदे क्योंकि वो जाती है हर हफ्ते वहाँ पे उन बच्चों के साथ में रहती है। उसने बोला मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मुझे कपड़े नहीं खरीदने हैं। तो वो जो आपने कंटेनमेंट वाली बात की ना, वो ऐसे डेवलप होती है बच्चों में। और कोई प्रश्न आएंगे? हाँ, ये देखिए बस। मेरे पास एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए बोलना चाहती हूँ कि मैं एक मॉन्टेसरी पेरेंट हूँ और मेरा बेटा सिंगापुर में 4 साल स्कूल गया, तब मुझे पता पड़ा कि मॉन्टेसरी एजुकेशन क्या है। और जब जितना ज़्यादा वो एजुकेशन समझा तो करंट एजुकेशन के कितना डार्क साइड है वो पता पड़ा। जब आप बोल रहे थे, मैम बोल रहे थे, तो मुझे लगा अगर इस इवेंट के बाद एक पेरेंट का भी हार्ट चेंज होता है, एक पेरेंट के भी दिमाग में एक स्मॉल आइडिया जाता है कि सेल्फ कंस्ट्रक्टिव चाइल्ड इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू। आप बच्चे को कितना भी पढ़ाएंगे पर आप उसकी सक्सेस की गारंटी नहीं ले सकते जब तक आप उसको सेल्फ कंस्ट्रक्टिव है, जो आप बोलते हो कि स्किल्ड नहीं बना सकते। तो मैंने यहाँ फॉर्म भरा है एंड आई एम हैप्पी इफ़ आई कैन कंट्रीब्यूट इन एनी वे, बट आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग मारिया मॉन्टेसरी ने जो मतलब मैं एक्चुअली कोर्स कर रही हूँ सो आई कैन रिलेट टू दैट, वही समझाया, वही बोला जो कि उन्होंने 100 ईयर्स पहले बोला वो बात। अब धीरे धीरे वो चीज़ हम समझ में आ रही है हमें कि जो कहाँ गड़बड़ हुई। पर लाइक हम स्कूल, जैसे किसी ने पूछा कि आप क्या ऑफ़र करेंगे, मुझे लगता है कि हम जो लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं वो क्लियरली बोल सकते हैं कि हम अब आपके बच्चे की गारंटी नहीं ले सकते सक्सेस की, हम उसे एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिसमें वो कैपेबल बने। पर आप क्या करेंगे घर पे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में सिर्फ 3 घंटे देता है उसको जाके आप बोल नहीं सकते आपने किया क्या। बच्चा 18 घंटे आपके साथ है, उसमें आप क्या करते हैं, कैसा। तो आप एजुकेट सिर्फ पेरेंट को करिए, बस वही मेरे ख्याल से एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू मेक अ बेटर वर्ल्ड फॉर द चिल्ड्रन। थैंक यू। धन्यवाद। अब इसके बाद हम शिवाजी माने सर हमारे यहाँ पे DLRC पुणे से पधारे हैं। वो हमें कुछ विज्ञान के टॉयज़, साइंटिफिक टॉयज़ से कैसे कौन से कंसेप्ट्स हम सीख सकते हैं
ये हमें दिखाएंगे। और मैं आपको वॉलंटियर पेरेंट्स तो हमारे पास कोई वॉलंटियर पेरेंट्स और बच्चे ऐसे आ सकते हैं, वो ये एक्टिविटीज़ कराएंगे। हाँ, ये सभी के लिए है, सभी जो बच्चों के साथ आए हैं अपने, उनको सभी को ये एक्टिविटीज़ करने के लिए मिलेंगी। और थोड़ा आगे आगे आ जाइए, आप थोड़ा आगे आगे आ जाइए तो ये आपको पता चले। आप भी आगे आगे आ जाइए। है ना कॉलर में थोड़ा सा गेम्स आ रहा है, थोड़ा सा इनको और 10-5 मिनट कंटिन्यू कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर सेशंस चलेंगे ना तो वो ज़्यादा बढ़नी पड़ेगी। तो उसको अपन जैसे भी हो सकता है। जब तक ये सेटअप हो रहा है, अगर किसी के और प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आके भी डिस्कस कर सकते हैं या फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि सब लोग को पता चले क्या। ओके ओके 1 2 3 सबका ध्यान इधर है। थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, अभी सर का सेशन शुरू हो रहा है। ओके सर ने मनीष जैन के बारे में बताया, तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी और थोड़ा डेप्थ में बताता हूँ। मनीष जैन जो है वो आयुका में आए, पुणे यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर हम लोग काम करते थे। हमारे साथ 2 साल उन्होंने काम किया आयुका में। आयुका एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स। पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर 17 एकड़ का कैंपस है। वहाँ पर प्रोफेसर जयंत नारळीकर, जो खगोल शास्त्र के बहुत बड़े जाने मानी हस्ती है, तो उन्होंने वहाँ पर साइंस सेंटर चालू किया था। उस साइंस सेंटर में अरविंद गुप्ता जी, जो उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उनके साथ हम लोगों ने 12 साल काम किया है। तो उसी में से 2 साल अरविंद गुप्ता जी के साथ मनीष जैन भी थे। तो मनीष जैन वहाँ से इंस्पायर हुए और उन्होंने फिर उनका लड़का जो है मानस, जिनके बारे में अभी उन्होंने बताया, तो उनका लड़का जो है मानस, वो DLRC में था, 1 साल के लिए DLRC में पढ़ा। देन उसके बाद वो उन्होंने होम स्कूलिंग चालू की और फिर वो उधर अपना अहमदनगर में शिफ्ट हो गए। तो इस तरीके से अहमदाबाद में गांधीनगर। तो इस तरीके से वो पूरा उनका जर्नी है। तो अरविंद गुप्ता जो है बहुत ही जाने मानी हस्ती है, जहाँ पर टॉयज फ्रॉम ट्रैश हमारा एक ऐप भी है, वेबसाइट भी है, और पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है सर को। तो उसी में से कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अगर हमने एक्टिविटी के थ्रू अगर सीखा तो वो बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में रहता है। सर अभी ये देखिए स्ट्रॉज है और एक टेप के ऊपर लगाया है। ये 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में अभी पढ़ाया जाता है। इसे बोलते हैं वेव मॉडल। 2 टाइप के वेव होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। ये ट्रांसवर्स वेव्स है। अगर डे टू डे लाइफ में हमने बच्चों से पूछा कहाँ इस्तेमाल होता है, तो रिमोट, एक्सरे, सनलाइट, ये जो सब है ना, ये ट्रांसवर्स वेव्स है। लेकिन देखिए, एक स्ट्रॉ को अगर एनर्जी देते तो एनर्जी आगे जाता है, स्ट्रॉ नहीं आगे जा रहा है। ये कब और कहाँ होता है? अगर पानी के अंदर हमने स्टोन डाला तो वहाँ पर एक सर्कल बनता है और सर्कल धीरे धीरे बड़ा बनता जाता है और हमको लगता है कि पानी आगे जा रहा है। तो पानी जस्ट मीडियम है और एनर्जी आगे जा रहा है, स्ट्रॉ नहीं आगे जा रहा है। स्ट्रॉ क्या कर रहा है? 90 डिग्री में ऊपर नीचे हो रहा है और एनर्जी आगे जा रहा है। तो ये ट्रांसवर्स वेव है। मतलब रिमोट दबाते तो चैनल चेंज होता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है बीच में, लेकिन वेव है ना वहाँ पर। तो सेम इस तरीके का, अगर इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करते, 1 2 3, सब बच्चे शांत रहेंगे और आगे ध्यान देंगे। ओके, सो ये ऊपर वाला जो भाग है इसे बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट, क्रेस्ट। इसे बोलते हैं ट्रप, ट्रप, ट्रप। 2 क्रेस्ट या 2 ट्रप वाला जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ बोलते हैं।
इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी 1 2 3। 1 सेकंड के अंदर हम 3 फ्रीक्वेंसी पार कर सकते हैं। अभी आप सभी का मोबाइल नंबर अलग है ना, तो क्यों? क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है। आपने डायल किया हुआ नंबर उसी व्यक्ति को क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। अगर आपने और थोड़ा ट्विस्ट किया तो देखिए ये इसका वेवलेंथ कम हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 1 2 3 4, अभी 5 हो गए। सो वेवलेंथ कम हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। यह अभी 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है, आगे जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है। अगर यही मैं सब्जेक्ट आपको बोर्ड के ऊपर दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, तो आपको ना 1 घंटे में भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन यही अगर हमने अभी एक्चुअली आपको दिखाया, प्रैक्टिकल दिखाया, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल नॉलेज जो है तो हमें हमारे बच्चों को देना चाहिए, और यही हमारा एम है और यही हमारा गोल है। ठीक है, थैंक यू सर। अभी ये देखिए एक स्प्रिंग है, ये आप सभी को करना है, आप सभी को मिलेगा। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आपको थ्रेड बांधना है ऊपर। ओके, वो स्प्रिंग को, थ्रेड को अगर हमने रोटेट किया तो ये स्प्रिंग बढ़ रही है, धीरे 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 ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऐसे लग रहा है आपको? ये इल्यूजन है, देखिए ये भ्रम है। इस भ्रम को और आपको अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बॉल रखेंगे, ठीक है, और अभी इस बॉल को और एक बार अभी रोटेट करेंगे। अभी देखिए क्या लग रहा है आपको? बॉल ऊपर जा रही है। अभी देखिए बॉल नीचे आ रही है, कैच 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 कैच। अरे आपने तो कहा बॉल नीचे आ रही है, लेकिन बॉल नीचे भी नहीं आ रही है और ऊपर भी नहीं जा रही है, बॉल तो एक जगह पर ही है। और हम तो बोलते हैं आंखों देखा ही सही होता है, सच होता है। तो आप बता, अभी ये सच है? तो ये भ्रम है, दृष्टि भ्रम है। तो अगर हम बच्चों को बताएंगे कि इस तरीके का भ्रम होता है, इस तरीके का इसे बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, और ये ऑप्टिकल इल्यूजन अगर इस तरीके से बच्चों को अगर हमने पढ़ाया तो बच्चे लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं तो हम अगर बोर्ड के ऊपर बोलेंगे ऑप्टिकल इल्यूजन इस तरीके से होता है, जो हमें दिखता है वो दिखता ही नहीं, तो बच्चे बोलेंगे ऐसे कैसे सर, जो दिखता है वो दिखता ही है। तो इस तरीके का बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग ये टॉय है। सो इसका नाम है ऑप्टिकल इल्यूजन। ये देखिए, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। तो इसके ऊपर ये बहुत ही बढ़िया एक बलून हेलीकॉप्टर बनाया है। तो यहां पर जो भी बच्चे हैं वो बच्चे काउंट करेंगे। चलो 1 2 3, क्या काउंट करना है अपने को? हाँ, ऐसे काउंट करना है। हमने बाहर किया था ना काउंटडाउन। हाँ, 10 9 3 2 1। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ, अगर हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऐसे सीखा तो कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऐसे ही काम करता है, एक्शन रिएक्शन। सो सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे एक्सपेरिमेंट है। ये वाला देखिए, उससे पहले और एक सिंपल दिखाता हूं। एक स्ट्रॉ लिया और स्ट्रॉ में हम लोग फूंक मारते टाइम धीरे धीरे इसकी लेंथ कम करेंगे। देखिए कितना बढ़िया आपको साउंड कैसे काम करता है ये पता चलेगा। एक ऐसे फ्लूट बन जाता है। जैसे जैसे इसकी लेंथ कम करेंगे वैसे वैसे इसके पिच चेंज हो जाता है, और फाइनली हमें सा रे ग म प ध नि सा, ये जो 7 सुर है ये सुनाई देते ओनली स्ट्रॉ के माध्यम से। अगर हम लोगों ने साउंड चैप्टर इस तरीके से सीखा तो लाइफ में कभी भूलेंगे ही नहीं कि हमें साउंड कैसे बनता है। तो देखते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया एक साउंड मिला, और हमें एक छोटी सी मिमिक्री भी करना है। बच्चे टीचर की बहुत बार नकल करते हैं, ठीक है, मिमिक्री करते हैं। तो छोटा सा मिमिक्री करते हैं, छोटे बेबी के रोने की आवाज।
तो इस तरीके का एक छोटा सा मिमिक्री भी हुआ। और ये एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग बर्ड है। इसके अंदर 3 होल्स है, कोई भी होल बंद नहीं करना है, नीचे के टैंक तक पानी भरना है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देखिए सिंपल साउंड है, लेकिन पानी से भरा हुआ ये बर्ड कितना बढ़िया साउंड पैदा करता है। अगर इसका एंगल चेंज कर देंगे तो पिच भी चेंज हो जाएगा। तो इसका इतना इंटरेस्टिंग टॉय है। और ऐसे बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं 1000 टॉयज है। उसमें से और 2 आपको अवार्ड विनिंग टॉय दिखाता हूँ, जिसे NCERT जो हमारे लिए सिलेबस बनाती है, उन्होंने 50,000 का पुरस्कार दिया है। ये अवार्ड विनिंग टॉय, इसे 50,000 का पुरस्कार मिला। ये इसरो में काम करते हैं, उनका नाम है दिलीप भट्ट। और उनका जो लड़का है निकुंज, वो अंध है, जिसे दिखाई नहीं देता है, नेत्रहीन बच्चा है। उसके लिए NCERT ने 50,000 का पुरस्कार दिया है। अवार्ड विनिंग टॉय, देखिए ये वेलक्रो है, चप्पल में या बैग में होता है, किसी भी कॉरिगेटेड सीट के ऊपर चिपका दीजिए, ये स्लेट बन जाएगा। फिर पेन कैसे बनाना है, खराब होने के बाद जो फेंक देते हैं, एक रोल की डब्बी या कोई भी हिंग की डब्बी ले सकते हो आप, जो भी आपके क्या इसमें किचन में है वो पेन। और यहाँ पर पीछे, यहाँ पर ना लोग दिख रहे, प्लीज थोड़ा आप नीचे बैठ जाएंगे, थैंक यू। और ये जो इंक के तौर पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना, वो वूल इस्तेमाल किया है। वूल क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके अंदर ना फाइबर्स होते हैं, और वो फाइबर्स जो है ना वेलक्रो के ऊपर चिपकते हैं। सो इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्लेट है। और देखिए अभी कोई भी ड्राइंग आप निकाल सकते हो। अभी हम ही लोग बोलते हैं ना, बच्चे मोबाइल से बहुत चिपके, मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, घंटों उनको मोबाइल देंगे तो वो, अभी छोटा भी बच्चा है रो रहा है ना, तो मम्मी पापा उसके हाथ में मोबाइल देते हैं, है ना। तो उससे अच्छा अगर ऐसा आपने टॉय बना दिया, इसमें सिर्फ खराब होने वाला एक ही पार्ट है, ये वेलक्रो, सॉरी वूल ही खराब होता है। और वूल ना 10 रुपए में इतना बड़ा बंच मिलता है, बाकी सब जुगाड़ है और इंटरेस्टिंग टॉय बन जाता है। सी अभी देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया हमने इमेज निकाला है, एक चित्र निकाला है। काय काढलं इकडे, डायनासोर, थोड़ा दुष्काळातला है पण डायनासोर है। सो अभी हमने यहाँ पर एक डायनासोर निकाला है, तो इसको अभी फील करेंगे। यहाँ पर अगर हाथ लगाएंगे तो रफ है, यहाँ पर अगर हाथ लगाते हैं तो स्मूथ है। और इससे हमें पता चल रहा है कि हम फील करके पता कर रहे हैं यहाँ पर कौन सा ड्राइंग निकाला है। जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है वो बच्चे अपना ब्रेल लिपि इस्तेमाल करते हैं 6 डॉट वाला, और वो अपने फिंगर से फील करते हैं। सो वो फिंगर से फील करके पता करते हैं कि यहाँ पर कौन सा ड्राइंग निकाला है। अगर इंक आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, इंक निकाल दीजिए, फिर से इंक को आप पेन में भेज सकते हो और आप नया ड्राइंग कर सकते हो। अगर ड्राइंग और आपको कुछ अलग करना है तो आप अलग ड्राइंग कर सकते हो और आप फील कर सकते हो। तो इस तरीके का ये बहुत ही बढ़िया टचिंग स्लेट है। अगर आप बनाना चाहोगे तो इसकी कॉस्ट क्या है, 50 रुपए भी कॉस्ट नहीं है, आप घर में बनाएंगे तो, ठीक है। और मेरे से लेंगे तो 500 रुपए कॉस्ट है। तो आप डिसाइड कीजिए कि क्या करेंगे। अगर आप खुद बनाएंगे तो इतना लर्निंग होगा ना, जो मैं आपको 500 रुपए का टॉय देने के बाद भी नहीं लर्निंग होगा। क्योंकि आप जब चिपकाओगे, लगाओगे, देखोगे कितना इसका मेजरमेंट है, वो सब लर्निंग आपको जब आप खुद बनाओगे तब होगा। तो मेकिंग आपको खुद को करना है, दूसरे का रेडीमेड टॉय लेके आपको ज़्यादा लर्निंग नहीं होगा। लास्ट एंड बेस्ट आपको ऐसे एक नहीं दो नहीं, ऐसे हमारे पास 1000 टॉयज है, ठीक है। लेकिन एक जस्ट आपको झलकी दे रहे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और आप यहाँ आए हो इस इवेंट में, जो आप इस एकेडमी के साथ जुड़े हो, तो आपके लिए ये सब ऐसे सुनहरे मौके आने वाले। धीरे धीरे हम लोग ऐसे अलग अलग इवेंट करने वाले और पेरेंट्स और बच्चों को इन्वॉल्व करने वाले। तो इसलिए एक सिंपल और एक टॉय दिखाता हूँ आपको। ये जर्मनी, जापान, चाइना में ट्रेन चालू है, मैगलेव ट्रेन। ये मैगलेव ट्रेन 1 आवर में 600 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 600 किलोमीटर दौड़ती है। अभी बॉम्बे और पुणे इस तरीके की ट्रेन बनने वाली है, उसका नाम है हाइपरलूप, जो कि एक टनल के अंदर से, एक पाइप के अंदर से वो ट्रेन जाने वाली है और बहुत ही स्पीड ज़्यादा है। अगर बॉम्बे पुणे जो लोग अप डाउन करते हैं उनके लिए आधा घंटा बहुत हो गया, आधे घंटे में पुणे, आधे घंटे में बॉम्बे, इस तरीके का ट्रेन बनने वाला है हाइपरलूप। सो ये मैगलेव ट्रेन है, जर्मनी, जापान, चाइना में अभी चालू है। सो ओनली 6 रिंग मैग्नेट। अभी हमने बाहर बच्चों को 8 मैग्नेट दिए और बच्चों ने बहुत ही अच्छा एक जंपिंग फ्रॉग बनाया है। तो ये मैग्नेट यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, पीछे रिपेल कर रहा है, ऐसा रख देंगे तो ये लेविटेड है, हवा में तैर रहा है। एक लड़की ने 10th क्लास में थी,
पूना यूनिवर्सिटी के बाहर उधर ही गणेश किंड के वहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय है, उस क्लास में वो 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, उसका नाम है हमसा पद्मनाभन, उसने इस लड़की ने इसके ऊपर रिसर्च किया, 12 रिसर्च पेपर लिखे, ये टॉय कैसे चलता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इंटेल ने स्पॉन्सर किया, 27 कंट्री उसके अंदर आई, 3rd प्राइज उस लड़की को मिला। प्राइज था 5 लाख रुपए, टॉय है 50 रुपए का। 50 रुपए के टॉय के ऊपर उस लड़के ने 5 लाख का प्राइज हासिल किया। फिर नासा ने देखा कि अरे इसने 10वीं में इतना अच्छा रिसर्च पेपर लिखा है, तो उस लड़की के नाम से एक छोटा सा माइनर प्लैनेट स्काई में रख दिया। हम बोलते हैं ना मेरा 2 BHK 3 BHK है, उस लड़की का तो पूरा प्लैनेट है। देखो मतलब कहने का ये है कि आप रिसर्च करो, सीमा कुछ नहीं है। और ऐसे बहुत 70,000 लोगों को रहे जिनको नाम देना बाकी है, तो ऐसे कोई काबिल मिल ही नहीं रहा है। खिलौना कितने रुपए का मायने नहीं रखता है, आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, आप क्या बता रहे हो, ये मायने रखता है। तो ये मैग्नेट है, ये कॉइन है, ये सब जुगाड़ है, ये युजुंद्रू पेन है। ओके, यहाँ पर सिर्फ परचेस किया हुआ मैग्नेट है, बाकी सब जुगाड़ है। अगर ऐसा रख देंगे तो लेविटेड है, और इसे थोड़ा घुमाते हैं तो ये घूमता ही रहता है। फ्रिक्शन कम है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, और इसी सिद्धांत के ऊपर जर्मनी, जापान, चाइना में ट्रेन चालू है, मैग्लेव ट्रेन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू दीपाली मैम, और थैंक यू कि आप लोगों ने यहाँ इस तरीके का टॉय शो ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद। ओके, अगर आप सभी को ऐसे कुछ खिलौने देखना है तो बहुत ही बढ़िया, हमारा एक arvindguptatoys.com ये वेबसाइट है। इसके आप ऊपर एक नहीं, दो नहीं, अलग अलग लैंग्वेज में डब की हुई फिल्म भी है, 18 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ सभी फिल्म्स है, और उसी के साथ 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है। arvindguptatoys.com। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो हेलो, अभी और किसी को कोई चर्चा करनी है तो आप यहाँ पे हार्दिक सर है, दीपाली दीदी है, या फिर शिवाजी माने सर है, हम लोग से आप चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ब्रोशर रखे हुए हैं काउंटर पे, वो आप लेके जाइए और ज़रूर इससे जुड़िए, यही मेरा कहना है। बाकी तो हो गया ना सर। और मैं यहाँ के सभी ट्रस्टीगणों का, आनंद भैया, आशीष भैया और बाकी सब जो वॉलंटियर्स यहाँ पे आए हैं, जैन मिलन ग्रुप के सब वॉलंटियर्स हैं, इनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने हमारी बहुत मदद की, यहाँ पे पूरा जो अरेंजमेंट्स किया, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विद्याग्रेस फाउंडेशन और विद्याग्रेस एकेडमी के माध्यम से। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।